नमस्कार। किसान पाठशाला काफ़ी धमाल कर चुका है, नहीं? सभी किसानों के बीच में। मित्रों, मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूं बांबू। हेलो, किनको किनको पता है? बांस की खेती। पूरा विश्व जागरूक हो चुका है बांस को लेकर के, और भारत भी जागरूक हो चुका है। भारत की सरकार जागरूकता की तरफ बढ़ रही है। बांबू मिशन 2015-16 से शुरुआत हुई थी। अभी बांबू मिशन के तहत पूरे भारत में बांस लग रहे हैं। क्यों लग रहा है? मैं ये टॉपिक क्यों लेकर के आया हूँ? किसान की आय दोगुनी करना है, गवर्नमेंट ने ये सोच रखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि बांस ही एकमात्र ऐसा है जो किसान की आय फट से दोगुनी कर सकता है। बाकी के दूसरे रास्ते भी हैं जो धीरे धीरे आएंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आज मैं 21 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। बांस की खेती कितनी कारगर है, किसान को कर्जा मुक्ति दिलाने के लिए बांस कितना उपयोगी है, और सबसे बड़ी और अहम बात, ग्लोबल वार्मिंग में कितना सार्थक सहयोग देगा बांस। ये मैं आज के 21 पॉइंट में आप सभी के साथ शेयर करने चाहता हूं। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से आप सभी का चहेता किसान पाठशाला के बैनर के साथ बांबू फार्मिंग क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 पॉइंट से, बांस की किस्में कौन कौन सी हैं, तो हम किस तरीके से आगे बढ़े। मैं बात कर रहा हूं बांस की खेती की, जो आपके जेब को भरने वाली है। बी किसान का स्लोगन भी है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। उसी के तहत बांस बहुत ही अच्छा काम करने वाला है हम सभी किसानों के बीच में, भारत में और भारत के बाहर भी। बांस की किस्में पूरे विश्व में 1500 से ज्यादा पाई जाती हैं। अनगिनत किस्में हैं बांस की, और बांस की उम्र एक बार लगाने के बाद 30 साल से 130 साल तक की हो सकती है। अलग अलग वैरायटीज की अलग अलग उम्र रहती है। यह काउंटिंग होता है कि उसका कब फ्लावरिंग आया तो कब उसकी उम्र पूर्ण हुई। लेकिन अनेक प्रजातियां हैं और अनेक तरह की बांबू की उम्र है। हर प्रजाति की अलग अलग उम्र है। यहां पर बांस को भारत में जब शुरुआती चरण में स्टार्टअप करने के लिए बात की गई कि भारत में कौन सी किस्में चलेगी या रन होगी, तो पाया गया कि भारत का एक जो बांस है जिसका नाम है कटंगा, जिसमें कांटे आते हैं, काफी मोटा आता है, नीचे से 3 से 4 फीट मोटा होता है और ऊपर 50 फीट के ऊपर नीचे हाइट उसकी जाएगी इस तरीके से। तो यहां पर चोंच पतली होगी और उसकी जो पेरी आती है, पेरी पास पास में आती है, और अंदर का जो गूदा आता है वह बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसका अंदर का होल होता है वह कम होता है। यह भारत की प्रजाति है कटंगा। तो इसको समझा हमारे यहाँ के एग्रोनॉमिस्टों ने कि यह बहुत ज्यादा, इसमें मांस गूदा इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें बायोमास बहुत ज्यादा है, तो यह हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक द्वंद है कि इसमें कांटे होते हैं। तो कांटे होने के कारण जब किसान खेत में एप्लीकेशन करेगा तो इसे कैसे बाहर निकाले, तो इसका समकक्ष एक लेकर के आए, बालकुआं। इसे भीमा बांस भी कहते हैं। ये पूर्व भारत में काफी पाया जाता है, उत्तर भारत में काफी कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पर पाया जाता है, पूर्व भारत में बहुत ज्यादा होता है बांस, भीमा बांस। कटंगा और भीमा दोनों एक जैसे हैं, लगभग चाल चलन एक जैसा है, तने की मोटाई एक जैसी है, हाइट एक जैसी है। सबसे ज्यादा स्पीड से जो चलता है वो बांस भारत का है, वह बालकुआं है। कटंगा इससे थोड़ा सा धीमा है। जब एग्रोनॉमिस्टों ने पाया, जहां तक मैंने सुना समझा और रिसर्च देखा है, कि कटंगा बेस्ट है, लेकिन कटंगा में कांटे हैं, तो इसे किसी भी खेत की मेड़ पर लगाएंगे और बालकुआं जो है खेत के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते हैं। तो यह निकाल कर बाहर अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हम फार्मिंग करेंगे। बांस एक्चुअली मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के पहले यह फॉरेस्ट में था, यह पेड़ था। बांस एक घास की प्रजाति है और इसको जितनी बार काटेंगे उतनी बार ज्यादा अच्छे से आता है। तो जो भारत सरकार है, इन्होंने कुछ समय पहले इसे फॉरेस्ट की बजाय इसे एग्रीकल्चर में ले लिया है और ओपनली बोल दिया है हर किसानों को कि कोई भी बांस लगा सकता है, कोई भी बांस की खेती कर सकता है और कोई भी बांस बेच सकता है, कोई भी बांस की इंडस्ट्री डाल सकता है।
यह पेड़ से निकलकर एग्रीकल्चर में आ गया है। तो क्या निष्कर्ष निकाला भारत सरकार के एग्रोनॉमिस्ट ने कि बालकुआं बेस्ट है, इसे रन करना चाहिए। ज्यादा मांस गुदा मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंदर का पल्प किसमें बनता है, तो कटंगा में और बालकुआं में बनता है। ये दो बांस की प्रजातियां भारत में मेन रन हो रही है, जहां तक मैंने देखा है, सुना है। इसमें कांटे हैं, इसमें कांटे नहीं है। इसके अलावा और भी प्रजातियां हैं, टुल्डा है, डेंड्रोकेलिमस है, ब्रांडिशाई है, एस्पर है, कैथरेंसिस है, येलो वल्गरीज है, ग्रीन वल्गरीज है, बहुत सारी वेराइटीज है। टोटल 1500 वेराइटीज है बांस की। लेकिन कमर्शियल यूज के लिए मैं अगर बात करूं, या मैंने जो समझा है, या मैंने मेरे खेतों में लगाया है, तो मेड़ पे मैंने लगाया है कटंगा और खेत के अंदर लगाया है बालकुआं। कम समय, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा मांस और गुदा, ज्यादा पल्प, इन दोनों में आता है। इसी को लेकर के आगे बढ़े थे। सरकारी प्रोग्राम बांबू मिशन लॉन्च हुआ है भारत में, और सभी को बोल रहे हैं कि बांस लगाओ। बांस की टोटल 24 वंशज होते हैं। हेलो, आप पेन कापी लेकर बैठे हैं क्या? किसान पाठशाला का सेशन देख रहे हैं ना, तो बिना पेन कागज से कोई मत बैठो। हेडफोन लगाओ कान में, जैक पिन लगाओ मोबाइल में, और सामने रखो पेन कागज। क्या होगा, बहुत सारी चीजें मैं ऐसे बोलते बोलते आगे निकल जाऊंगा जो आपसे छूट जाएगी, फिर आपको वीडियो रिवर्स करके देखना है। इसकी बजाय नोटपैड पर लिखो, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। आपकी आय मिनिमम 1 से 5 लाख रुपए एकड़ होने वाली है इस बाइट के बाद में। कर्जा मुक्ति अभियान में केवल बांबू काम करेगा। ठीक है, आपको आगे मैं बतलाता हूं। 24 प्रजातियां होती है। गन्ना है, चावल है, गेहूं है, मक्का है। ये सब बांस के प्रजाति वाले पौधे हैं। समझ रहे हैं? गेहूं भी बांस की प्रजाति है। और बांस खुद अपने आप में घास वाला पौधा है। जितनी बार काटेंगे उतनी बार आएगा। बांस की जो स्पीड है, चाल चलन है, बढ़वार है, विश्व का एकमात्र पौधा ऐसा है जो 1 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट ले लेता है। जब सही इसके लिए क्लाइमेट हो और बिजली कड़के और बारिश हो रही है, उस समय पूर्वज कहते थे कि बांस के खेत में आपको खटिया बिछा के सोना नहीं चाहिए। बांस के खेत में कभी रात मत बिताओ। बांस सबसे ज्यादा विश्व में एकमात्र ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये मैक्सिमम मैंने बताया, कभी कभी 1 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ जाता है। बांस को क्यों पकड़ा है सरकार ने? बांस को इसलिए पकड़ा है, हमें लकड़ी को तो चाहिए। मनुष्य जीवन में लकड़ी का उपयोग अनलिमिटेड है। अब हम जंगलों को काट काट करके खत्म कर चुके हैं। आपके आसपास देखिए, आप ही से बात कर रहा हूं, आपके आसपास देखिए, बाहर निकल के देखिए, अभी घर के बाहर कितने पर्वत बिना कपड़ों के हैं। पेड़ पौधे हैं ही नहीं वहां पर। गवर्नमेंट ने कुछ आगे सख्ती से नियम लाना है, कुछ लिखित में ला चुके हैं कि 2024 के बाद में थोड़ी थोड़ी सख्ती कर देंगे कि आप आगे लकड़ी को काटोगे नहीं, कोई सी भी लकड़ी उपयोग में नहीं लाओगे। लकड़ी का विकल्प केवल रहेगा बांबू। इसीलिए बांबू मिशन आया है। इसीलिए इसको फॉरेस्ट से निकाल करके एग्रीकल्चर में लिया है कि किसान की आय भी दोगुना हो, और पूरे भारत को और पूरे विश्व को जो लकड़ी की आपूर्ति करनी है, वह केवल बांस ही एकमात्र पौधा ऐसा है जिसे एक बार काटो 60 दिन में वापस उतनी बड़ी उम्र ले लेता है। मोटी बात बोल रहा हूं, सुनने की है। 50 से 60 फीट की हाइट बांस की होने में 60 दिन लगते हैं। और किसी भी पेड़ को, बरगद, पीपल, नीम, सागवान को बढ़ने में, अगर मैं बात करूं 80 फीट का सागवान 30 से 60 साल लेगा, और 80 फीट का बांस 60 दिन में उतनी हाइट हेल्थ पर आ जाएगा। वायुमंडल से कार्बन सृजन करने में सबसे ज्यादा योगदान है बांस का। ऑक्सीजन देने में सबसे ज्यादा योगदान है बांस का। स्पीड से बढ़ने में योगदान है बांस का। एक बार काटो 60 दिन में वापस अपनी अवस्था पर आ जाता है, वापस हरी पत्तियां कर देता है, वापस कार्बन सक करने लगता है, दूषित वातावरण को शुद्ध करने लगता है। इसीलिए इसको एग्रीकल्चर में लिया है। और आगे से धीरे धीरे सारी लकड़ियां कटना बंद, केवल बांस कटेगा। लकड़ी का विकल्प बांस, प्लास्टिक का विकल्प बांस। मजा आएगा ना किसानों के साथ। कोई लकड़ी नहीं कटेगी। जिसको लकड़ी की आवश्यकता है, किसान के खेत से बांस खरीद के ले जाओ। ऐसे छोटे छोटे कारण हैं, इसके लिए बांस को एग्रीकल्चर में शामिल किया है।
बांस एकमात्र पौधा ऐसा है पीपल के पेड़ के बाद में जो विश्व में सभी पेड़ पौधों से ज्यादा ऑक्सीजन देता है। हेलो, सभी पेड़ पौधों से लगभग 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बांस एकमात्र पौधा ऐसा है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें और आपको समझना चाहिए कि बांस हम क्यों लगाएं। बांस 1 एकड़ में से कम 50 टन का उत्पादन देता है। हेलो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो एग्रीमेंट कर रही है, एक जिसमें एकमात्र ऐसी है जो एग्रीमेंट कर रही है, आर्टिशन एग्रोटेक, ₹2.55 किलो खरीद रही है। और ढेर सारी कंपनियां आ रही है, गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, आपसे एग्रीमेंट भी करेंगे और बांस उठा करके भी लेके जाएंगे। ठीक है, मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं। ये मैंने बताया बांस की किस्में और बांस की उम्र। बांस की उम्र 30 साल से 120 साल तक है। बांस जब बीज दे देता है तो रुक जाता है, उसकी नई जनरेशन आती है, फिर वो बांस सूख जाएगा और बीज के जरिए आप नया पौधा रेडी करके उसकी नई जनरेशन चालू कर सकते हो। भारत में राष्ट्रीय बांबू मिशन चल रहा है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं बलराम किसान रेवा फ्लोरा का प्रतिनिधि हूं। मेरी एक और फर्म है रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर लैब, जिसमें हम 6 किसानों ने मिलकर बनाई है, बड़वानी मध्य प्रदेश बोरलाई गांव में। और हम बांबू मिशन में 2016 से सदस्य हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में जो टिश्यू कल्चर का पौधा बना रहे हैं, रेवा फ्लोरा कल्चर बना रही है ज्यादा क्वांटिटी में। 1-2 और लैब थी, एक बेंगलोर में ग्रोमोर बायोटेक, जो केवल एक ही वेराइटी बना रहे थे, शायद जहां तक मुझे पता है बालकुआ भीमा बांस। और रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर 10 से 11 तरह की प्रजातियां बांस बना रही है। बांबू मिशन है क्या? गवर्नमेंट का ये जो बांबू मिशन है ये क्या है? गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र और एमपी के लिए और अभी शायद उत्तर भारत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है बांबू मिशन। आप गूगल पर जाएंगे या यूट्यूब पर जाएंगे, बांबू मिशन डालिए, आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। लगभग इन्होंने यह देखा है कि 240 रुपए खर्च आता है बांस का उत्पादन चालू होने तक, लगाने से कटिंग तक। 1 साल लगाया तो 5वें साल, चौथे साल से 5वें साल कटिंग चालू होगी, तो ये जो 4 से 5 साल का समय है इसमें 240 रुपए का खर्च आएगा। तो बांबू मिशन में 120 रुपए गवर्नमेंट खर्चा करेगी और 120 रुपए किसान को अपने खेत पे खर्च करना है। तो 120 रुपए गवर्नमेंट किसान को बाय अनुदान देती है कि आप बांस लगाओ, उसमें रख रखाव करो। कितनी मजेदार बात है क्यों? हमारा खेत, हमें हमारे पैसे अर्जित करने के लिए पौधा लगाना है बांस का, हमें वहां से उत्पादन लेना है, हमारी आय 2 गुना 4 गुना करना है, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है। पहले साल दे रही है आपको 60 रुपए, अगले साल 30 रुपए और अगले साल 30 रुपए। मेरे खेत में लगा है, ये मैंने अनुदान लिया है, अभी दूसरे साल का 30 रुपए डलेगा। और आप पौधा लगाएंगे, कहीं से भी लो, किसी भी कंपनी का लो, आपकी मर्जी। गवर्नमेंट आकर के आपके यहाँ पर जो फॉरेस्ट विभाग वाले हैं वो इंस्पेक्शन करेंगे, आपके यहाँ बांस पाया गया तो 90 दिन के बाद देखेंगे कितने जिंदे हैं, उसके हिसाब से पंचनामा बनेगा और आपके खाते में अनुदान आएगा। पहले साल 60 रुपए पौधे का आएगा, अगले साल फिर इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें कितने बांस पाए गए उतने के हिसाब से 30 रुपए डालेंगे, अगले साल 30 रुपए डालेंगे। 3 साल तक आपको पैसा मिल रहा है, चौथा साल बांस ही कटना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपके जेब से कुछ लगना नहीं है अगर आप बांस की खेती कर रहे हैं। लेकिन उन प्रदेशों में जहां पर बांबू मिशन लागू है, हालांकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिन प्रदेशों में बांबू मिशन लागू नहीं है वहां पर एक फाइल सबमिट करके आप आगे बांबू मिशन में भेज सकते हैं कि मैं खुद बांबू मिशन के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं 1 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ का बांस लगा रहा हूं, तो मुझे कृपया आपके साथ शामिल कीजिए। ये सरकार में आपको फॉरेस्ट विभाग में देना है तो 99% मुझे जहां तक मानना है कि यह आपको शामिल कर लेंगे बांस मिशन में। अभी आगे मैं बढ़ता हूं कि बांस कौन सी जमीन में लग सकता है। चौथा पॉइंट है कौन सी जमीन में बांस लगेगा। हेलो, चौथा पॉइंट लिख रहे हैं आप, बांस कौन सी जमीन में लगेगा। इसका सरल सा विकल्प है, जिस जमीन में घास कोई सी भी आती हो उस जमीन में बांस हो जाएगा। पूरे भारत के क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। भारत को मैं 5 जोन में बांट रखा हूं। पूर्व, पश्चिम,
उत्तर, दक्षिण और मध्य, बांस पांचों जोन में लग सकता है कहीं पर भी। लेकिन अगर हम साइंटिफिक जाएं तो बांस को नमी वाला मौसम चाहिए, मॉइस्चर वाली जगह चाहिए, 30 डिग्री के ऊपर नीचे टेम्परेचर चाहिए, नाइट्रोजन जैसी अवस्था बार बार मिलती रहे, ह्यूमिडिटी मिलती रहे, हवा में नमी होगी तो ये फटफट फटफट स्पीड से बढ़ेगा। वरना आप राजस्थान में लगा सकते हो तपते धूप में, आप गुजरात में लगा सकते हो, महाराष्ट्र में बहुत सारा लग रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लग रहा है, पूर्व में तो बांस भरा पड़ा है, ऑलरेडी काफी समय से लगा हुआ है बांस। पूर्व में आप जाओगे तो बांसी बांस दिखेगा। उत्तर भारत में दिख रहा है आपको, कहीं पर भी बांस दिख जाएगा। दक्षिण भारत में नमी वाला क्लाइमेट है, अनंत बांस है। बांस एक ऐसा पौधा है जो कहीं पर भी पूरे भारत के क्लाइमेट में कहीं पर भी सरवाइव कर लेगा, किसी भी मौसम में रह लेगा भारत के क्लाइमेट में। तो कौन सी जमीन में लगाएं ये प्रश्न खत्म हो गया। हमने पत्थरों में भी लगा रखा है, पहाड़ों के किनारे पर भी लगा रखा है, हमने रेत के टीलों में भी, यूपी का मेरा एक वीडियो है जहां पर रेत ही रेत है, थोड़ी बहुत मिट्टी है, वहां पर लगा रखा है। हमने सामान्य खेती में जहां पर काटन, मक्का, गेहूं उगाते हैं वहां पर लगा रखा है। XYZ कोई सी भी जमीन में हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, किसने बांस लगाना चाहिए। बांस कौन लगाए, कौन सी जमीन में होगा, इसका मैंने जवाब दे दिया। पूरे भारत के एक एक कोने में कहीं पर भी आप बांस लगा सकते हो। कौन बांस लगा सकता है, ये भी अच्छा पॉइंट है। बांस हर व्यक्ति ने लगाना चाहिए। हेलो, हेडफोन है कान में? बांस हर व्यक्ति ने लगाना चाहिए। 132 करोड़ की जो जनता है तो 132 पेड़ कम से कम बांस के इसी साल लगना चाहिए, 2020 में लगना चाहिए। बहुत बड़ा रीजन है इसका। एक, ग्लोबल वार्मिंग में सार्थक है। बरगद और पीपल के पेड़ की तरह यह भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, उनके बाद में इसी का नाम आता है। विश्व में जितने भी दूसरे पेड़ पौधे हैं उन सबसे 30% ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है तो केवल बांस है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम फैक्ट्रियां लगा रखे हैं, हम वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसे शुद्ध कब करेंगे? सबको पता है ना, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बिना बाइक का तो कोई नहीं है। तो कम से कम आज मेरे साथ एक प्रण करो, एक बांस का पौधा आपके अधिकार के लिए आप खुद लगाओ। सॉरी, मैं लगा चुका हूं, आप सभी से आह्वान करता हूं, शहर में है, गांव में है, जंगल में है, पिछड़े इलाके में है, कहीं पर भी आप हो, कम से कम एक बांस का पौधा आप सभी को लगाना चाहिए। अब दूसरा, ये मैंने साइंटिफिक रीजन बताया कि बांस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए आपने वायुमंडल को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बांस लगाना चाहिए। दूसरा, अब मैं बात करता हूं इकोनॉमी की, किन्होंने लगाना चाहिए। किसी का 2 एकड़ जमीन है, सबसे छोटा किसान जिसका 2 एकड़ जमीन है, तो उसने मेड़ पर लगा देना चाहिए और 2 एकड़ में खेती करना चाहिए, जो अपनी साधारण खेती कर रहा है, ताकि ये मेड़ की जो आय होगी इसकी पूरी खेत की आय से ज्यादा होगी और इसकी आय 2 गुना हो जाएगी। एक चीज, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है उसने मेड़ पर तो लगाना ही चाहिए, कम से कम 30% एरिया में बांस लगाना चाहिए। एक तो वायुमंडल को सपोर्ट करेंगे, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उनके खेत से आएगी। तो हमें भविष्य में जो विज्ञापन दिखा रहे हैं डेटा में कि हम ऑक्सीजन मास्क लेके चल रहे हैं, चाइना में या बहुत सी कंट्रियों में ऑक्सीजन के बोतल बिकना चालू हो गए हैं। जैसे अभी पानी की बोतल बिकता है, आगे ऑक्सीजन की बोतल बिकेगा। इसके लिए हमें खुद को आगे आना पड़ेगा। आप सभी को बोल रहा हूं, किसानों को, पूरी जनता के लिए तो मैंने बोल दिया कि आप एक एक पौधा लगाओ, लेकिन हम किसान बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारी देते नहीं है, जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे पता है आप भी जिम्मेदारी लोगे। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए आपने बांस लगाना चाहिए। ये जो 30% मतलब 3 एकड़ में बांस लगाओगे, इस 7 एकड़ की जमीन से 3 गुना ज्यादा होगा। इस 3 एकड़ बांस का उत्पादन और इसका पैसा इस 7 एकड़ जमीन से 3 गुना ज्यादा होगा। यह आपकी एक फिक्स इनकम हो जाएगी, फिक्स असेट्स।
मैं बता रहा हूं किन किन ने लगाना चाहिए। जिसका 2 एकड़ हो उसने भी लगाना चाहिए, जिसका 10 एकड़ हो उसने भी लगाना चाहिए, जिसका 100 एकड़ है उसने 50 एकड़ में बांस लगाना चाहिए और 50 एकड़ में अपने मन के हिसाब से खेती करना चाहिए। ये 50 एकड़ उसके बच्चों को एकदम स्वर्णिम गोल्डन डायमंड चीज दे करके जाओगे। एक बार लगाया 3 साल तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अगर नहीं भी सब्सिडी दे रही है तो 2 साल तक आप अंतर्वर्ती फसल कर लोगे, वो मैं बतलाता हूं, आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन चौथे साल से जब हार्वेस्टिंग चालू होगी तो अगले 50 साल 60 साल या उस पौधे की जब तक की उम्र है, जब तक उसका बीज नहीं आता, 10 साल 50 साल 60 साल, कोई कोई 120 साल का पौधा है, आपके बच्चों को आप एफडी दे करके जा रहे हो। न खाद देना है, न पानी देना है, केवल साल में एक बार जाना है, काटने वाले से पैसे गिनना है। काटना आपको नहीं है, जो माल लेकर के जाएगा वो खुद कटिंग करके लेके जाएगा। इसलिए आपने बांस लगाना चाहिए अभी। और किसने लगाना चाहिए? बहुत सारी जमीनें मैंने देखी है, बहुत सारे किसान मेरे साथ बिजनेसमैन, किसान की तो बात हो ही गई, आपने तो लगाना ही चाहिए ताकि आपकी आय डबल हो जाए, मेड़ से भी आपको आय मिलने लग जाए, आपके खेत से भी आपको इनकम मिलने लग जाए। लेकिन अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकान धंधा लेके बैठे हैं, जो नौकरी पैसे वाले हैं, या जो मिलिट्री में, ऑफिस में, फौज में चले गए हैं, उनकी खेती नहीं हो रही है। कोई डॉक्टर है जो जन सेवा कर रहे हैं लेकिन उनसे खेती नहीं हो रही, उनकी खेती बंजर और फ्री पड़ी है, जो कुछ नहीं हो रहा है, फालतू वहां पर काम में भी नहीं आ रही है, और ना वहां पर कोई वायुमंडल के ना काम में आ रही है, ना उन खुद के काम में आ रही है कि वहां पर से कुछ पैसा उनके पास आए। बिजनेसमैन, ऑफिस वर्ग, कुछ ऐसे पैसे वाले जो खेत में नहीं जा सकते, कुछ ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है खेती करने के लिए, उसके लिए गोल्डन चांस है। कुछ मेरे ऐसे मित्र जो फौज में चले गए हैं, जो पुलिस लाइन में चले गए हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो खेती करने नहीं जा सकते, उन सबके लिए बांस है। मैं ये बता रहा हूं कौन बांस लगा सकता है। अभी आपको अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं कि बांस में क्या अपॉर्चुनिटी है। आपकी अगर 20 एकड़ जमीन है और आपकी यहां पर इंडस्ट्री है, या आप डॉक्टर हैं, या आप आर्मी में चले गए हैं, लेकिन आप खेत में जाकर खेती नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है? शुद्धतम जून में पौधा लगाओ, एक आदमी रखो, साल भर की उसको एडवांस बोल के रखो, तेरे को साल भर रहना है, 12x4 या 12x5 पर पौधा लगाओ। मैं तो 12x4 पर ही लगा रहा हूं, ये 4-4 फीट पे आ जाएगा। जून में लगाओ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने 4 महीने पानी ले लेगा। उसके बाद वो लड़के को बोलना है आपको 3,000-6,000 रुपए महीने देंगे भैया, इन पौधों को पानी देते रहे बस। 1 साल की सारणी, इस बांस के प्लांट को केवल पानी देना है, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर देना है। मैं 100 गाइड करूंगा, जो भी बांस लगा रहा है वो हमसे किसान पाठशाला से गाइडलाइन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल इसको पानी दे दिया, फिर आप इसको देखने भी मत जाओ। कितनी अच्छी बात है, वैसे भी आप देखने भी नहीं जा रहे थे, लेकिन ये 1 साल पानी देने के बाद नीचे राइजोम बन जाता है। और राइजोम वाला पौधा अगर आपने कहीं से लिया, हम भी राइजोम वाला पौधा देते हैं, तो राइजोम वाला पौधा लिया तो वह अब रुकेगा नहीं, मरेगा नहीं, न जानवर खाएगा, न इसके लिए मेड़ बंधन करने की आवश्यकता है, और न इसे बहुत लाड़ प्यार करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर हम इसे पानी दे रहे हैं, इसे खाद दे रहे हैं, इसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, तो 4 गुना ज्यादा स्पीड से चलेगा। हमारी जनरल खेती के हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा। जो 4-5वें साल कटिंग आना थी, वह 3रे साल आ जाएगी। अगर हमारे पास समय का अभाव है, हम नहीं जा सकते, फिर भी आपने क्या किया? वायुमंडल को ऑक्सीजन देना चालू कर दिया। विश्व का सबसे अच्छा पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है और 30% ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आपने ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट कर दिया। दूसरा, चौथे साल से आपकी जेब भरना चालू, 1 एकड़ में 1 से 5 लाख के लगभग इनकम आना चालू होगी। मैं वीडियो में एक चैप्टर ले रहा हूं, कैसे आपको 1 से 5 लाख की इनकम आएगी मैं बताऊंगा। अगले 50 से 100 साल तक इनकम आएगी। चौथे साल से जो बांस कटिंग चालू होगा, अगले 50 से 100 साल तक आपको इनकम आएगी। कुछ नहीं करना है, जो बांस काटने वाला हो उसके साथ टेंडर साइन करना है, भैया ये 5 एकड़ का मेरा बांस है या मेरा 50 एकड़ का बांस है, एडवांस पैसे रखो और बांस काट के ले जाओ। 5 साल के बाद साल में हर साल एक बार केवल पैसे गिनना है। तो आपका जो प्रोफेशन है, आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप जन सेवा कर रहे हो, तो आपको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है, आपका खेत ऑटोमेटिक पक के देगा। आप इंजीनियर हो, आप इंडस्ट्री छोड़कर नहीं जा सकते, आप फौज में हो, आप बॉर्डर से नहीं आ सकते, आप
किसी भी पैसे में हो, या आपका कोई ऐसा शोरूम है, या आप ऐसे प्रोफेशनल में हो कि आप खेती नहीं कर सकते, आप एनआरआई हो, आप इंडिया के बाहर चले गए, लेकिन आपकी जमीन बंजर है, तो वहां पर बांस लगा दो। मेरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और आपको पैसों की आवश्यकता है। 4 साल बाद ये पैसे आएंगे, आपके ही घर पे आएंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बांस लगा सकता है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है या जो नहीं जुड़ा है। मेरा कहने का ये मतलब है, XYZ किसी भी जमीन में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति बांस लगा सकता है। जमीन की तैयारी कैसे करें, अब मैं अगला चैप्टर लेता हूं, बांबू फार्मिंग में। हेलो, बांबू फार्मिंग, अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती है। जमीन की तैयारी कैसे करें, मैंने बताया आपको, कोई सी भी जमीन में हो सकता है, बराबर वाली जमीन में हो सकता है, जिस जमीन के वहां से नदी गई है, जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, वहां पर भी बांस हो सकता है। मैं छठा पॉइंट लिया हूं, जमीन की तैयारी। जो जनरल किसान है उनके लिए एक ही बाइट है, आपका जो बराबर खेत है, जो भी आप फसल लगा रहे हो, उसकी जो तैयारी करते हो, गहरी जुताई करते हो, पलटी पलव करते हो, उसकी तैयारी करो। बांस के लिए स्पेशल अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी खेत की तैयारी कर रहे हो, उसमें 12-12 फीट पर आपको बांस लगाना है, लाइन से लाइन 12 फीट। हेलो, उसके हिसाब से तैयारी करना है। और जब आप बांस लगाओगे तो यहाँ जो भी आप अंतर्वर्ती फसल लगा रहे हो वो लगाना है। मतलब आप जो फसल लगा रहे थे उसके लिए जैसी तैयारी करते थे वैसी करना है, एक बात। दूसरा, ये जो नदियां निकली है, इन नदियों के किनारे पर भी बहुत से लोगों की जमीनें हैं और ये करवट में मिट्टी बहकर जाती है हर साल। तो अभी बारिश हो रही है, यहां पर डारे बना दो, ऐसा कट लगा करके, डारे मतलब वो पानी रुकने का एक जगह, और वहां पर जुलाई में बांस लगा दो। कुछ स्पेशल तैयारी की आवश्यकता नहीं है बांस को। जितनी जगह पर बांस लगा रहे हो उतना थोड़ा सा जो खरपतवार या जो भी वीड है उसको निकाल दो, और वहां पर थैली में आएगा, 6 इंच की थैली में आएगा पौधा, कहीं से भी लोगे 6 से 8 इंच की थैली में, उतनी मिट्टी निकालना है, वहां पर बांस रखना है। अगर आपके पास पका हुआ कोई सा खाद है तो वो आधी मिट्टी आधा खाद उसमें मिक्स करके डाल दो। कच्चा खाद नहीं डालना है, अगर नहीं है तो ऐसे भी लगा सकते हो। उसमें पानी रुके थोड़ा सा, इसके लिए आइट साइड डारा बना दो, कुंड बना दो, या आइट साइड थोड़ा सा पानी रुकने के लिए एक ऐसी थोड़ी सी नाली बना दो कि ये जो साइड का सपोर्ट धुल के जाएगा। या सबसे बेस्ट है कि आप उसमें ड्रिप लाइन लगा दो और पौधे के पास एक एक ड्रिपर लगा दो। बराबर जमीन में जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे, टेढ़ी मेढ़ी है, पहाड़ी है, नदी की करवट है, या बंजर 10 साल से पड़ी थी, अब इसमें बांस लगाना है। ऐसा बहुत सारे किसान मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो उनके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको अपॉर्चुनिटी लग रही है कि हम बांस में कुछ हमारी जमीनों से आय ले सकते हैं। तो ये सही बात है, आप ले सकते हो। अभी किसी की जमीन ऐसी पहाड़ी जमीन है, उबड़ खाबड़ है, इसको कुछ रिपेयर करके सीधी करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 साल से आपके खेत में नहीं गए, यहां से नदी नाले बन गए हैं, उबड़ खाबड़ है, तो जमीन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े पेड़ है उनको कटवा दो ताकि बांस को धूप लगे, बस इतना ही करना है। और इस पर ड्रिप डाल दो, इस तरीके से ड्रिप डाल दो, जहां पर ड्रिपर आएगा वहां पर पौधा लगा दो, बस सिंपल सा। बांस की तैयारी, जमीन की तैयारी करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप बांस लगा सकते हो, जो जमीन जैसी है उसमें उसी तरीके से लगा सकते हो। आप अगर ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन को रिपेयर करने जाओगे तो पता चला कि 10 एकड़ में 10 लाख रुपए रिपेयर करने के लिए लग गए। अब बांस का पौधा खरीदने में, उसको ड्रिप डालने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। तो केवल उस जंगल को काट दो, जो बड़े पेड़ पौधे हैं उसको काट के बाहर निकालो, क्योंकि हम खेत में नहीं जाते तो कुछ कांटे वाले पेड़ आ जाते हैं, और ड्रिप लाइन डाल दो, क्योंकि इसमें फ्लड का पानी देने में परेशानी होगी। तो ड्रिप लाइन डाल दो, ड्रिप के नीचे आपको बांस का पौधा लगाना है। ओके, अभी एक और मुख्य बात है कि हम भारत में रहते हैं। अगला 7वां पॉइंट है कि हम भारत में रहते हैं तो हम कौन सा पौधा लगाएं, कौन सा पौधा कमर्शियल है। बांस कौन सा लगाएं। हेलो, हो ना मेरे साथ? हेडफोन लगा रखा है,
आगे मजा आने वाला है, आगे पैसे आने वाले हैं। बाम्बू मिशन बहुत सोच समझ के लॉन्च किया है सरकार ने। किसान की आय निश्चित 2 गुना करने वाला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 10 गुना करने वाला है। बांस लगेगा तो हो जाएगी। भारत में कौन सा ऐसा बांस है जो कमर्शियल है? मैंने आपको बताया शुरुआत में, एक है कटंगा, दूसरा है बालकुआ। इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइट चलने वाली स्पीड है, बहुत जल्दी चलते हैं और इसमें मांस और गूदा ज्यादा है। इसके अलावा टुल्डा, कैथरेंसिस, ग्रीन वल्गरिस, आप लिखते जाइए, टुल्डा, कैथरेंसिस, ग्रीन वल्गरिस, लॉन्जिस्पेथस, एस्पर, ब्रांडिशाई, जॉर्जेंटियस, ये 10 से 12 वेराइटीज है। लेकिन सबसे ज्यादा कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो कटंगा और बालकुआ। ये लगाने से बहुत जल्दी स्पीड से चलता है, इसके अंदर मांस और गूदा ज्यादा अच्छा है। और शुरुआती सत्र में सरकार ने भी बोला था कि आप कटंगा को मेड़ पर लगाओ ताकि इसमें कांटे होंगे तो हार्वेस्टिंग करने में आसानी होगी, और बालकुआ को खेत में लगाओ ताकि यह अंदर से बिना कांटे वाला है तो निकाल के बाहर अच्छे से ले आएंगे। दोनों ही बेस्ट प्रजाति है, दोनों में मांस गूदा अच्छा है। कटंगा के लिए एक इंडस्ट्री आ गई है जो खरीद रही है, बायबैक कर रही है। बालकुआ के लिए अनेक इंडस्ट्रियां आ रही है, इथेनॉल बन रहा है। आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे, नितिन गडकरी जी का वीडियो देखेंगे तो ढेर सारी बाइट्स मिलेगी आपको कि हम कैसे इसमें आगे बढ़े। आप यूट्यूब पर जाइए, बाम्बू मिशन, बांस की खेती, बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। आप रिपीट मुझे फोन करोगे, बलराम भैया क्या चीज बतला दी आपने, तो मैं बहुत बड़ी जादू की चीज नहीं बता रहा हूं। कटंगा, बालकुआ और फिर अनलिमिटेड प्रजातियां हैं। इसमें टोटल 1500 है। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि कौन सी लगाना चाहिए तो ये गड़बड़ है, ये अभी कोई नहीं बता पाएगा भारत में। मैंने जो लगाई है मैं वो बता रहा हूं। मैंने कटंगा लगाया है, बालकुआ लगाया है, एक और मैं भूल गया बोलना, न्यूटन्स। मेरे खेत में न्यूटन्स भी लगा है। हर प्रजाति का अपना अपना अलग अलग काम है। कुल मिला के निचोड़ यह है कि हर बांस पेपर उद्योग पेपर बनाने में काम में आएगा, आ सकता है, कपड़े बनाने में काम में आ सकता है, फर्नीचर बनाने में काम में आ सकता है। तो उसके अंदर गूदे की आवश्यकता है, मांस की आवश्यकता है। तो कटंगा और बालकुआ 2 ऐसी प्रजाति है जिसमें ये दोनों ही अच्छे मटेरियल इसके अंदर ज्यादा अच्छा होता है और हाइट सबसे ज्यादा होती है। 50 से 60 फीट हाइट होती है। कम उम्र में ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने ये लगाए हैं। और आप रिसर्च कीजिए, लेकिन अभी फाइनल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएगी जब पता चलेगा कि उनको कौन सा चाहिए। 99% भारत में जो रन हो रहा है, लग रहा है बालकुआ लग रहा है, मेड़ों पर कटंगा लग रहा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि बांस के पौधों की प्रजाति 8वें नंबर पे मैं आ गया हूं। टोटल 21 पॉइंट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 8वां नंबर, बांस के पौधे। ये महत्वपूर्ण बात है। बांस के पौधे कहां से ले, कहां मिलेंगे और क्या कैटेगरी है? बांस एकमात्र विश्व का ऐसा पौधा है जो किसी भी तरीके से पौधा बन जाता है। समझाता हूं। ये बांस का भिर्रा है, मतलब पेड़। ये बांस का पेड़ है, ऐसे बहुत सारे उसमें इकट्ठे रहते हैं। ये बांस का पेड़ है, ठीक है। यहां पर नीचे राइजोम डेवलप होता है। 4 से 5 कैटेगरी है जहां से आपको पौधे मिल जाएंगे। नंबर 1, बीज से। बांस अपनी उम्र पूरी होने पर फ्लावर देता है और वहां पर बीज आता है। चावल का देखा होगा बीज आपने, गेहूं का फ्लावर देखा होगा, गेहूं की बाली, उस तरीके से इसकी बाली आती है। और चावल का जो बीज आता है, चावल के बीज के जैसा इसका बीज आता है। तो नंबर 1, बीज से तैयार कर सकते हो। कटंगा के बीज अवेलेबल है, आप कटंगा के बीज बुलवा कर आपके घर पे नर्सरी डाल सकते हो और आप उसको तैयार कर सकते हो। लेकिन तैयार होने की प्रोसेस में इसको कम से कम जर्मिनेशन में 30 से 60 दिन लगते हैं, कभी कभी 15 दिन के बाद ही जर्मिनेशन होगा। और पौधे को बड़े होने में 90 दिन लगेंगे, लगभग 1 फीट तक। और नीचे राइजोम डेवलप होने के लिए कम से कम
1 से 1.5 साल लगेगा, उसके बाद में प्लांटेशन लायक होगा, लेकिन आप घर पे बीज से तैयार कर सकते हो। दूसरा, यह तैयार होता है राइजोम से, नीचे इसकी ऐसे गुठलियां रहती है, यहां पर गुठलियां बन जाती है, जहां से बांस निकलता है यहां से गुठलियां बन जाती है। तो बारिश के मौसम में, हेलो, बारिश के मौसम में यहां से गेती से निकाल करके ये जो राइजोम है ये कहीं पर भी लग सकता है और इससे नया पौधा निकल सकता है। समझ रहे हैं? जैसे केले के नीचे से कंद निकालते हैं ना, गठान कंद, उससे ये किसी भी पेड़ के भिर्रे से निकल के लग सकता है। इसके अलावा पेरी से लग सकता है, जैसा गन्ना हम लगाते हैं वैसे ही बांस की भी पेरी आती है। तो ये पेरी कट करके, ये पेरी से भी लग सकता है, ऊपर का हिस्से में सूट आएगा और नीचे के हिस्से में रूट आएगी। जैसे ये बांस का पौधा यहां पर है, इसकी ये जो पेरियां हैं, क्या आपकी भाषा में क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश निमाड़ में एक नोट इंटरनोट है ना, तो ऊपर से यहां से सूट देता है और इस पेरी के नीचे से रूट देता है। तो ये पेरियां कट करके भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा विकसित प्रणाली है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का पौधा भी मिल रहा है। भारत के एकमात्र अग्रणी हम रेवा फ्लोरा से, मैं रेवा फ्लोरा में हूं, मैं डायरेक्टर हूं वहां पर, हम 6 किसानों ने मिलकर बनाई है। जब भारत सरकार ने बोला सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों को कि भैया हमें बांस का पौधा आप बनाइए, हम किसानों को बोलेंगे बांस लगाने का, तो बांस टफ है, बीज से बनाना भी टफ है, पेरी से बनाना भी टफ है, राइजोम से लगना भी टफ है। इन सबसे टफ है टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर से बनता नहीं, मोर्टिलिटी बहुत आती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी बनेगी टिश्यू से, सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा हेल्दी चलेगा टिश्यू से। तो हमने बोला कि हाँ, हम टास्क लेते हैं, हम किसानों को बांस अवेलेबल कराएंगे। तो हम 16, 17, 18, 19, 20 से बांस का पौधा बना रहे हैं। भारत में सबसे पहले हमने बोला हम बना रहे हैं। एक और है बेंगलोर में जो पहले से बना रहे थे, लेकिन उन्होंने रिस्क शायद नहीं ली होगी। हम 10 से ज्यादा प्रजातियां बना रहे हैं बांस की टिश्यू कल्चर में, बड़वानी मध्य प्रदेश में, रेवा फ्लोरा कल्चर में। सबसे ज्यादा हमने बनाया है बालकुआं, उसके बाद हमें आगे से बताया गया कि आप टुल्डा भी बनाइए, तो फिर हमने टुल्डा भी बनाया, लेकिन फिर ग्रीन वल्गरीज, जाइजेंटियस, कैथरेंसिस और ऐसे और भी अनेक प्रजातियां हमने बनाई है हमारे खुद के ट्रायल के लिए भी, कि आगे भविष्य में अगर आवश्यकता है तो। अभी बीज मिलता नहीं है, बीज किसी भी पौधे की आखिरी की उम्र होगी जब निकलेगा। कटंगा का बीज मार्केट में मिलता है, वो ढूंढने पर मिलेगा। पूरी उम्र होने के बाद में 60 साल 70 साल की उम्र होती है, उसके बाद में मिलता है। बालकुआं का बीज आज तक आया नहीं है, अब आगे शायद भविष्य में आ जाएगा। तो बालकुआं का केवल टिश्यू कल्चर होता है। टुल्डा का बीज हमने नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से। टुल्डा का भी टिश्यू कल्चर होता है। तो आप राइजोम से या पेरी से कितने पौधे बनाओगे? पूरे देश में मैं बोल रहा हूं आप सभी को कि आप पौधा लगाओ। ऑक्सीजन ग्लोबल वार्मिंग में मदद करेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हमें बीमारियां कम होगी। तो सरकार का भी ऐसा ही था, इसीलिए उन्होंने सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों को बोला कि आप टिश्यू कल्चर से बांस के पौधे बनाओ। इस साल 2020 से महाराष्ट्र में और बहुत सी जगह टिश्यू कल्चर कंपनियां बांस बना रही है। बहुत सारी हमसे भी क्लोन लेके जा रहे हैं, तो हम भी दे रहे हैं कि भैया आप सभी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 तरीके हैं, बीज से, राइजोम से, ये यहाँ पेंदे में जो राइजोम बनता है, पेरी से और टिश्यू कल्चर से। सबसे बेस्ट, सबसे जल्दी चलने वाला पौधा आता है टिश्यू कल्चर का। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो पास के आदमी के पास, जिसके पास अगर भिर्रा लगा हो, तो वहां से भी तोड़ करके आप बांस का पौधा बना सकते हो। अभी इसमें एक थोड़ा सा द्वंद्व है कि आपने जिस भिर्रे से, जिस भी बांस के भिर्रे से आपने नीचे का राइजोम लिया, तो इसमें जो बीमारियां हैं, गुण दोष है, वो आपके खेत में जाएंगे। आपने जिस भी पेरी से आपने ये पेरी काट करके, जैसे गन्ने का हम कट करके लगा देते हैं, वैसे ही बांस भी लग जाएगा। तो जिस पेरी से हमने ये काट के लगाया, तो उसमें जो गुणधर्म दोष है वो आपके खेत में आएगा, ठीक है। लेकिन टिश्यू कल्चर का पौधा लिया है तो वो नई जनरेशन हो गई, पुराना उसका पैतृक गुण दोष नहीं आएगा नई जनरेशन में।
हम कहीं पर भी हैं, बांस हमने लगाना चाहिए। ये 4 सूत्र है, इससे आप लगा सकते हो। बांस के पौधे 4 सोर्सेस से लग सकते हैं। इसमें इसकी उम्र मायने रखती है बांस की। हमने जिस पौधे से राइजोम लिया है या टिश्यू कल्चर बनाया है, या हमने जिस पौधे से पेरी ली है, इसकी उम्र अगर 40 साल की है तो इसका क्लोन लेकर के जो टिश्यू कल्चर बना रहा है वो, या इसका जो राइजोम लेकर के जो पौध बना रहा है वो, या इसकी पेरी से जो पौध बना रहा है वो, अगर इसकी उम्र 50 साल की है, 50 साल बाद ये बीज दे देगा और ये पौधा ऑलरेडी 40 साल का था, तो अगले जो बांस बन रहे हैं वो 10 साल ही चलेंगे, बाकी वो फ्लावर आएंगे। तो उस फ्लावर को आप वापस लगा लोगे तो वो 50 साल चलेंगे और ये फ्लावर आने के बाद रुक जाएगा। ये बांस की फिक्स जेनेटिक थीम है। आप टिश्यू कल्चर से लो, पेरी से बनाओ या राइजोम से बनाओ, लेकिन आपने जो बीज से बनाया है वो बीज लंबे समय तक चलेगा। अभी यहां पर द्वंद है, तो क्यों ना हम बीज का ही बनाएं, तो बीज मिलता ही नहीं है। कैसे बनाओगे, कितना बनाओगे? बीज आज आपने डाला, 50-60 दिन में जर्मिनेशन होगा, अगले 1.5 साल में लगाने लायक होगा। इसीलिए भारत सरकार ने बोला है कि टिश्यू कल्चर का पौधा लो जो फटफट चलेगा। हमें तो आज इनकम चाहिए ना, हम किसानों को, है ना। डिसीजन आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ये उसकी साइकिल बताई है कि आपने किसी भिर्रे से पेरी निकाल के लगाई, या किसी टिश्यू कल्चर कंपनी ने जिस भिर्रे से टिश्यू कल्चर का क्लोन लिया वो उसकी उम्र काउंट करेगा और उतने साल आगे जिएगा। अगर ये 20 साल का है तो अगले 30 साल और जिएगा, अगर उसकी उम्र है तो। लेकिन वो जब आउट होगा तो उसका फ्लावर आएगा। और बांस क्या करता है, ये जो भिर्रा बनेगा ये मात्र 1 फीट तक का ही बनेगा। तो जैसे भी लगाई और बाहर हो गया, इसकी रूट गहरी नहीं जाती। जैसे बरगद, पीपल, नीम, आम, जाम, इनकी जो रूट गहरी जाती है, वैसे बांस की जड़ें गहरी नहीं जाती है। तो जैसे ही फ्लावर आया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब ये निश्चित है कि इसकी उम्र अगर 120 साल है तो इस बीज से मैं क्लोन बना करके लगाऊंगा तो 120 साल मेरा प्लांट और चलेगा। जैसे गेहूं का बीज आया तो गेहूं रुक गया, अब उस बीज को हम वापस बो सकते हैं। तो अगर बीज आया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बीज के खरीदार बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा महंगे रेट में बिकता है। बालकुआं का बीज आज तक देखा नहीं गया है, किसी को पता नहीं है कि बालकुआं की उम्र कितनी है। मैक्सिमम मैंने सर्च किया, बालकुआं का बीज नहीं है। इसीलिए सरकार ने बोला कि अब बालकुआं सबसे अच्छा बांस है तो इसे हम लगाएं, तो इसका टिश्यू कल्चर बना के ही लगा सकते हैं। अभी ये किसी को पता नहीं कि बालकुआं का बीज आएगा कब, है ना। तो हमारे खेत में लगाया, हो सकता है 50 साल चले, हो सकता है 100 साल चले, हो सकता है 4 साल चले, लेकिन जितना चला और बीज आया तो बीज की कीमत आपको मालामाल कर देगी, क्योंकि बीज ही नहीं है। उस बीज से नई जनरेशन आएगी तो कोई भी उस बीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है। और उस बीज को आप लगाओगे तो ये हर बांस के लिए, कटंगा, टुल्डा, बालकुआं, खेतरेंसिस, ग्रीन वल्गरिस, येलो वल्गरिस, सबके लिए यही नियम लागू होता है। मैं छोटी छोटी बाइट्स में आपको बताना चाह रहा हूं कि बांस का जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, बांस कैसे चलता है, बांस को कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया कि बांस का पौधा, बीज, टिश्यू कल्चर, राइजोम या गुटी, है ना, 4 चीजों से बन सकता है। अगला मेरा पॉइंट है, इसका ग्राफ क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए। बांस हम किस ग्राफ से लगाएं, लाइन से लाइन कितना, पौधे से पौधा कितना। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स में जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने पहले बताया था 3 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट। कुछ ने बताया था 12 बाय 8। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन मैंने मेरे खेतों में जो लगा करके समझा है, मैंने लगाया था 12 बाय 8, लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट। यहां बीच में हम कोई भी अंतर्वर्ती फसल कर सकते हैं 2 साल तक, या हमारी जमीन अगर हल्की है तो 3 साल तक। 12 बाय 8 लगाने पर क्या हुआ, ये जो पेड़ है ये तेजी से बढ़ते हैं। अभी ये जो जगह है, ये जगह फ्री है, ये अगले 7 से 8 साल में भरेगी। तो मुझे ऐसा लगा, और मैं जो नई साइडें लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं 12 बाय 4। हेलो, यहां पर भी मैं पौधा लगा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 100% कमर्शियल आगे बढ़ने की, पैसे कमाने की। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने क्यों चुना पता है?
कृषि में इलेक्ट्रिशियन था पहले, ITI मैंने किया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने इसलिए चुना कि न तो इसमें झूठ बोला जाता है, न इसमें कुछ लपड़ झपड़ कुछ भी नहीं है, इसमें शुद्ध सात्विक सच्चे तरीके से हम खेती कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि हम क्यों ना प्रोडक्शन ज्यादा लें, तो 12/8 की बजाय 12/4। अब ये 12 क्यों होना चाहिए कि ये जो भिर्रा बनेगा, इस भिर्रे का मटेरियल काट के ले जाने में जगह चाहिए। अब ये जो जगह बच रही है, इस जगह से हम बांस बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए 12 फीट। और यहां जगह बचा के करना क्या है, कोई जरूरत नहीं है, तो हम 4-4 फीट पे लगाएंगे, 4-4 फीट पे लगाएंगे, तो ये सबके सब नोट एक साथ ऊपर जाएंगे। क्योंकि ये जो 12 फीट का 8 फीट का भिर्रा, ये नोट ऊपर चले गए तो ऊपर हो गया है पत्तों का आवरण और छांव, तो यहां बीच में कुछ नहीं आएगा। अगर हमने 4-4 फीट पे लगाया है तो एक साथ पोल बाहर जाएंगे और यहां का भी पोल निकलना चालू रहेगा, मतलब यहां से आपको उत्पादन सीधा डबल मिलेगा। तो मेरा यह कहना है, जिस किसान का बजट 2 एकड़ का है, वो 1 एकड़ को दूसरी फसल लगाए और डबल पौधे 1 एकड़ में लगाए। वो राइजोम लगाना है, गुटी लगाना है, बीज का लगाना है या टिश्यू कल्चर का लगाना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर ये ग्राफ लिया तो यहां पर पिलर की संख्या ज्यादा मिलेगी। 12/8 में आपको 400 के लगभग पौधे मिलेंगे और 12/4 में 800 से 900 पौधे मिलेंगे आपको प्रति एकड़। हेलो, प्रति एकड़ 900 पौधे के लगभग आपके लगेंगे और मेड़ वेड़ के मिलकर के 950 पौधे। किसमें? 12/4 में। मेरी एडवाइस है कि 12/4 आपने लगाना चाहिए, तो उसमें पहले साल से पिलर ज्यादा आएंगे, चौथे साल 2 एकड़ की इनकम 1 एकड़ में आएगी। ये मेरा अनुभव है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप 12/8 लगाओ या 10/10 लगाओ, डिसीजन आपका है, आपकी खेती के हिसाब से लगा सकते हो। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी ऐसी जगह छोड़ना पड़ेगी। ये 12 क्यों है कि यहां से हमें जब माल कटिंग होगा तो इसमें से पिलर निकाल करके हम जब लेकर के जाएंगे तो हम जगह छोड़ेंगे, जभी तो हमारे बांस निकल के खेत के बाहर जाएंगे। अगर हमारी जगह ही नहीं हमने छोड़ी है तो हम कैसे बाहर निकलेंगे। ये हुआ ग्राफ। अभी अगला पॉइंट है, 11वां पॉइंट, रख रखाव कैसे करना है। रख रखाव, पौधा आपने लगा दिया है, अब इसका ध्यान कैसे रखें, क्या खाना खिलाएं, क्या इसकी तैयारी रखें, इसमें भोजन क्या लगता है। तो आप इसमें खेत में लगा रहे हो तो अंतर्वर्ती फसल लगा सकते हो, मेड़ पे लगा रहे हो तो एक उसमें रख रखाव में पूरा फाइनली बतलाता हूं। मेड़ पे लगा रहे हो तो 4-4 फीट पे लगाओ, पूरी बाउंड्री बन जाएगी। एक साइड से नाली डाल दो, इसमें लगाओगे तो हर तीसरे दिन पानी देना है, अगले 10 दिन तक, मतलब 3 पानी दोगे आप प्लांटेशन करने के बाद। प्लांटेशन कैसे करना है, जितना बड़ा ये सब पौधा जो आपने लिया है, इसकी जो थैली का साइज है, अभी बहुत सारा द्वंद्व है कि बांस हम लगाएं तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पथरीली जगह है, जो पहाड़ है, जहां पर मिट्टी ही नहीं है, उन्हें 1 फीट बाय 1 फीट या 1 मीटर बाय 1 मीटर का गड्ढा करना है, उसमें मिट्टी भरना है, फिर लगाना है। 1 मीटर बहुत ज्यादा होता है, इतनी इसकी रूट जाती ही नहीं है। 1 फीट मैक्सिमम। कहां पर? पहाड़ी जमीन पर, जहां पत्थर है, मुरू में। लेकिन खेतों में, मेड़ पर ऑलरेडी मिट्टी है, कोई बड़ा गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 6 से 8 इंच का जो हमारा प्लग है नीचे का, वो उतना ही गड्ढा करो और लगा दो। पानी देना है, कीचड़ बना के लगाया तो बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास कंप्लीट कंपोस्ट खाद है तो वो यहां पर पहले से डाल दो, उसके बाद लगा दो। अगर नहीं है तो फिर अरेंज करके डाल सकते हो, या मिट्टी भी रहेगी तो चलेगा। पानी इसको देना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पानी आपको देना ही है लगाते समय, और लगाने के अगले 15 दिन तक 3-3 दिन में देना है, उसके बाद 7-7 दिन में देना है, फिर उसके बाद 10 दिन में एक बार पानी देना है। शुरुआत के 15 दिन तक आपको 3-3 दिन में पानी देना है। लगाने के बाद मेड़ पे लगाओ या खेत पे लगाओ, कहीं पर भी लगा रहे हो, शुरुआत में 15 दिन तक 3-3 दिन में 5 पानी लगाते समय 1, और लगाने से पहले 1, और एक लगाते समय, उसके बाद हर 3-3 दिन में, और अगले 1 महीने के लिए 7-7 दिन में, और फिर हर
बार 10-10 दिन में, बस खत्म। ये पानी देने का पानी प्रबंधन हो गया। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात हमें समझना है कि क्या मेरी जमीन ज्यादा पानी छोड़ने वाली है तो फिर उसके हिसाब से आप पानी पास में कर सकते हो। क्या मेरी जमीन ज्यादा पानी पकड़ने वाली है, काली मिट्टी है, तो आप इसका ड्यूरेशन दूर कर सकते हो। कुल मिलाकर के सामान्य कृषि हम जो कर रहे हैं उसमें जैसा पानी लगता है वैसे बांस को पानी देना है, एक बात। दूसरा, सबसे अच्छा काम इसमें आप कर सकते हो, मेड़ पे लगाओ या खेत में लगाओ 12 फीट पर। दूसरा, 4 फीट लिया तो मेरे आइडिया से चलोगे 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। ये 12 लेना जरूरी है ताकि खेत से माल बाहर निकले। ड्रिप डाल सकते हो, ड्रिप डालना है 1-1 फीट पर। हेलो, यहां पर डॉक्टरी मत करना, समझने की बात है। क्या डॉक्टरी मत करना, वो एक छोटी सी बात है कि अगर हमने ये 4-4 फीट पे लगाया तो 4 फीट पे एक ड्रिपर मत लेना। अगर हमने 8-8 फीट पर लगाया है तो 8-8 फीट पर एक ड्रिपर मत लेना। सलंग ड्रिपर चाहिए 1-1 फीट पर, क्योंकि ये जो भिर्रा बनेगा ये आगे भी तो बढ़ेगा, तो पूरा यहां पर नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। तो 8-8 फीट पर 1-1 ड्रिपर मत लगाना, पूरा वो बेड गीला होना चाहिए जिस तरफ ड्रिप है। अभी यहां सूखा चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर ड्रिप लाइन है, जहां हमने पौधा लगाया है, यहां पर 1-1 फीट पर आपको ड्रिपर रखना है, जो ड्रिप लाइन है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी पहाड़ी जमीन है तो वहां भी ड्रिप लाइन से लगाओ 1-1 फीट पर ड्रिपर रख करके, क्योंकि एक ड्रिप से दूसरे ड्रिप की दूरी तो आपने 12 फीट कर दी है। लेकिन जो अब यहां पर बांस लग रहा है, यहां पर कतार में पानी गिरने वाले ड्रिपर होना चाहिए। ये रख रखाव का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पानी प्रबंधन ही बांस में एक सबसे बड़ा इशू है, बाकी इसको ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। अभी यहां पर रख रखाव में हमने अगर 12x4 पर पौधे लगाए हैं तो बीच में हम अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। हम खेत में अगर लगा रहे हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन हमने बांस की रखी 12 फीट। अब यहां पर हम अंतर्वर्ती कोई सी भी फसल ले सकते हैं, तो पर्टिकुलर बांस को अलग से खाद देने की, पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हम यहां पर मक्का, ज्वारी, बाजरा, कपास, मूंगफली जो भी फसल कर रहे हैं उसी फसल का पानी खाद इसमें भी लगेगा, आपकी इस फसल में भी लगेगा। अंतर्वर्ती फसल का ही इसमें मैनेजमेंट होगा। बांस के लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि किसान पाठशाला पर आप अगर बात करेंगे, मैं नंबर दे देता हूं, बांस के सभी किसानों के लिए निशुल्क गाइडलाइन है जो हमसे जुड़ करके खेती कर रहे हैं। 94-245-38-222 ये बांस की गाइडलाइन के लिए है। और बांस के पौधे चाहिए या बांस का एग्रीमेंट करना है या बांस हम किस तरह से डेवलप कर सके, उसके लिए 7697438222। यहां पर गणेश बोंडे जी मिलेंगे। ये ऊपर वाला ऑफिस का नंबर है जहां पर बांस की खेती का तौर तरीका बताएंगे। बाकी 99% बातें आपसे गणेश बोंडे जी करेंगे। एक नंबर इनका और है अल्टरनेट 9754838222। ये जो नीचे का नंबर है, कुछ कंपनियां एग्रीमेंट कर रही है, ये वहां पर संपर्क हो जाएगा आपसे। गणेश बोंडे जी पौधे के लिए अगर आपको चाहिए तो संपर्क हो जाएगा। और गाइडलाइन तीनों नंबर में से कहीं पर भी आप लगाकर बात कर सकते हो। बहुत सारे किसान क्या है, बाइट देखने के बाद पूछते हैं भैया हम कहाँ संपर्क करें। शुद्ध हिंदी में बतला दूं, पौधे बेचने आया नहीं हूं, नहीं तो नंबर देते के साथ आपके कमेंट्स आ जाएंगे भैया आपको पौधे बेचना है। 2016 से मैं पौधे बना रहा हूं। बाइट आज 25 जून 2020 को बना रहा हूं। इसका कारण मैंने पहले बांस समझा, देखा, उसके बाद आपको बोल रहा हूं कि आप बांस में एंट्री कर सकते हो। अथाह समंदर है, पैसे भरे पड़े हैं, छोटे किसान के लिए भी, मझले किसान के लिए भी, बड़े किसान के लिए भी, इंडस्ट्री वाले के लिए भी, जिनकी जमीनें फालतू बंजर पड़ी है उनके लिए भी, जो एनआरआई भारत के बाहर चले गए हैं जमीनें पड़ी है उनके लिए भी, सबके लिए बांस में पैसा भर भर के है। आ जाओ, मजा आएगा। अगला पॉइंट मैं लेता हूं बांस का भोजन प्रबंधन। बांस में भोजन प्रबंधन के लिए कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी बहुत ही लाइट सॉइल है, पहाड़ी जमीन है,
जैसे मैंने एक दो वीडियो डाल रखे हैं हमारे मित्रों ने, जो उनकी ऐसी जमीन थी जहां पर कुछ नहीं होता है, तो वहां पर आपको महीने में एक बार कंपोस्ट खाद डालना है। कुछ आवश्यकता नहीं है, ये वायुमंडल से सब कुछ ले लेता है। और पानी प्रबंधन करते रहना है। आप खेत में लगा रहे हैं तो आपकी जो अंतर्वर्ती फसलें हैं उसके लिए जो भोजन दोगे वही भोजन इसको देना है। अंतर्वर्ती फसल इसमें 2 साल लेना ही है। अगला पॉइंट है, 12वां पॉइंट था भोजन प्रबंधन, जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बांस में अगर दिया तो बहुत तेजी से चलेगा। आप अगर रासायनिक फार्मर हैं तो भोजन प्रबंधन में इसमें डीएपी और यूरिया देंगे, बांस 4 गुना स्पीड से जाएगा। थोड़ा बहुत पोटास भी देना है। इसको कैसा लगता है? एन सबसे ज्यादा, पी उससे कम और के एन से कम। एन 2, 0.5 पी और के 1, एन पी के। नाइट्रोजन अगर हम एक पौधे को 2 ग्राम दे रहे हैं तो फास्फोरस हमें आधा ग्राम देना है और पोटास 1 ग्राम देना है। इस कॉम्बिनेशन में अगर इसे हमने फर्टिगेशन किया, आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारी जमीन में फर्टिलाइज नहीं है और हम फर्टिलिटी देना चाहते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से हमने दिया तो ये बहुत स्पीड से चलता है। पेड़ सीधा भगेगा, हमें इसकी हाइट भी चाहिए, मतलब इसे नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। बारिश जब होती है, बिजली कड़कती है, वायुमंडल का नाइट्रोजन एक्टिवेट होता है तो ये उस समय बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर हमें जल्दी हाई यील्ड उत्पादन लेना है तो नाइट्रोजन थोड़ा सा इसे अगर दिया तो बहुत मजा आएगा, वरना कंपोस्ट खाद में भी यह पक जाएगा और यह भोजन ऑटोमेटिक सृजन कर लेगा। कैसे कर लेगा? ये बहुत ही मस्त बात है। अंतर्वर्ती फसल और भोजन खुद का सृजन करना। 12 फीट पर आपने लगाया, ये मैं 12वां और 13वां पॉइंट एक साथ ले रहा हूं। 5 लगा दिया। अभी यहां पर जो भी आप अंतर्वर्ती फसल ले रहे हो उसको जो भोजन दोगे वो इसको दो, इनको जो पानी दोगे वो बांस को दो। खत्म। पहला दूसरा साल। तीसरे साल से इसकी हाइट ही इतनी हो जाएगी कि ये खुद अपने पत्ते जो गिराता है। बांस क्या है पता है? 70-30 खेती का एक सबसे बड़ा मॉडल है बांस। इसके जो पत्ते गिरते हैं और यहां पर जो कचरे की मल्चिंग होती है, यह बायोडायनोमिक कॉलोनी डेवलप करता है। 2 साल के बाद बांस को खाद देने की आवश्यकता ही नहीं है, एक बूंद भी नहीं, क्योंकि जिस खेत में बांस 2 साल का हो गया वहां पर जो पत्ते गिरा रहा है वो अनलिमिटेड होते हैं और उसके नीचे बायोडायनोमिक कॉलोनी डेवलप हो जाती है। उन पत्तों पर जब पानी गिरता है तो वहां से लाल पानी निकलता है, ह्यूमस आता है और उस मिट्टी में देसी केचुआ अनंत मात्रा में रहता है। हम चाहे तो अमेरिकन केचुआ डाल सकते हैं ताकि ये बांस के ऊपर के जो पत्ते हैं ये केचुआ खाद बन जाए। इनको सीमेंट करके यहां पर पास में ढेरी बना करके भी हम रख सकते हैं और केचुए छोड़ सकते हैं। यहां पर अमेरिकन केचुए, देसी केचुए तो नीचे से आएंगे ही और उस जमीन को पोरस रखेंगे, ढीली रखेंगे। एक मजेदार बात बोलूं, मेड़ों पर जो किसान बांस लगा रहे हैं ना, उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए। बांस जब नीचे पत्ते गिराता है तो वहां पर पोरस जमीन हो जाती है, माइक्रोबेस कॉलोनी डेवलप होती है, देसी केचुआ वहां पर सुराग बनाते रहता है। तो आपके खेत का जो भी पानी बहकर गया मेड़ के पास, तो यहां से अंदर उतर जाएगा, बह के बाहर नहीं जाएगा। आपका मिट्टी का कटाव नहीं होगा। खेत का जितना भी पानी था, बांस जहां लगा है 4 साल बाद वहां पानी बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर उतरता है। आप प्रकृति के लिए बहुत फायदा करोगे। बांस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों की टॉप 10 की लिस्ट में है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है। तो इतना योगदान तो बनता है। हम प्रकृति से बहुत लूटापट्टी कर रहे हैं, है ना। एक पौधा एक व्यक्ति को कम से कम लगाना चाहिए। खेती करोगे तो बहुत मजा आएगा। इसे 2 साल के बाद कोई भोजन देना नहीं है क्योंकि इसी के पत्ते गिरते हैं। 2 साल तक जो भी भोजन दोगे वो नॉमिनल होगा। और आप जो अंतर्वर्ती फसल लगा रहे हो उनको जो देना है वो दे सकते हो, या बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती नहीं लगा सकते हैं तो उनको महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार कुछ कंपोस्ट खाद डालना है, केवल पानी प्रबंधन करना है, मजा आ जाएगा। किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा, इसी को तो कहते हैं। खाद बीज दवाई कल्टीवेशन कुछ निदाई गुड़ाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बांस एकदम बलराम के जैसे झमाझम है, है ना। तो बांस की खेती पर आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अभी
इस तरीके से आपका 4 साल होगा। 70-30 खेती के तहत ही ये जाएगा बांस। मेरा 999 नंबर का वीडियो है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो, 70-30 खेती YouTube किसान पाठशाला चैनल पर 999 नंबर का वीडियो है, वो वीडियो देख लो। आपको किसी भी फार्मिंग में कहीं पर रुकावट नहीं आएगी, कहीं सीखने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी बांस की कटाई चौथे साल, 4 साल में अगर आपने राइजोम वाला पौधा लिया है जिसका नीचे राइजोम बन चुका है, तो चौथे साल से कटाई आएगी। और जिस पौधे का राइजोम नहीं बना है, राइजोम 1.5 साल के पौधे का बनता है, 12 से 15 महीने 18 महीने के पौधे का नीचे राइजोम बनता है, वही लेकर लगाना चाहिए, वरना पौधा आपका खेत में मरेगा, मोर्टिलिटी आएगी या धीमे चलेगा। तो राइजोम वाला पौधा लिया है तो 4 साल में कटिंग आएगी, चौथे साल कटिंग आएगी। बिना राइजोम वाला पौधा है तो 5 साल में कटिंग आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है कि बांस हम काटे कैसे। ये पूरे इस सेशन में टॉप 3 बातें जो समझने लायक है, उसमें एक बात यह भी है, 15 नंबर का पॉइंट है ये, कि बांस हम 21 पॉइंट है टोटल, रुकना है अभी, आपको रुकना है, बांस जब भी पैसे देगा। और आखिरी का 20 नंबर का और 21 नंबर का पॉइंट इतना खतरनाक आने वाला है, इतना जबरदस्त आने वाला है, आप उछलोगे, नाचोगे कि बलराम भाई ने क्या आज दे दिया हमें। 20 नंबर का पॉइंट आपके लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए है, मजा आएगा। रुको, 15 नंबर का पॉइंट है बांस हम काटे कैसे। बांस हमने लगाया है, छोटा पौधा है, बांस हमने लगा दिया। अभी बांस की एक विशेषता है कि इसका हर नया सूट बड़ा आएगा, फिर नया सूट आएगा वो बड़ा आएगा, फिर नया सूट आएगा वो इससे बड़ा आएगा, फिर नया सूट आएगा वो इससे बड़ा आएगा, फिर नया सूट इससे बड़ा आएगा। तो बांस क्या करता है, जब हम लगाते हैं तो साल दर साल ऐसा बड़ा सूट देता है। आया समझ में? ये पिक्चर में दिख रहा होगा, बड़ा सूट छोटा सूट। अभी बांस काटना कैसे है, ये जो सूट्स हैं, ये सूट दिख रहा है वहां से, या थोड़ा जूम करके देखिएगा, रुक करके पॉज करके देखिएगा। बांस के अगर ऐसे बड़े छोटे बारीक सूट हैं, या अभी मैं लाइनें खींचूंगा तो दिखेगा नहीं, तो ये गोली बनाकर दिखा रहा हूं। जो नया कोमल है वो छोटी गोली है, जो बड़ा भिर्रा है वो बड़ी गोली है। उदाहरण के लिए इस भिर्रे में बांस काटना कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर अनजान आदमी ने गलत तरीके से बांस काट दिया तो आपका पेड़ खराब होगा, फिर वापस 4 साल लेगा। हेलो, बांस काटना कैसे, बांस काटना कब, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। बांस की कटिंग कैसे और कब, ये मेरा 100 प्रैक्टिकल है। किताबों में शायद बहुत ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। मैंने समझा है कि कैसे होता है, मैंने रिसर्च किया है। जो 3-4 साल मैंने बांस आपको बताया नहीं, लेकिन मैं पौधे बना रहा था, मेरे खेतों में लगाए थे, मेरे मित्रों के खेतों में लग चुके हैं, तो मैं खुद समझ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि क्या होता है। हमारे किसान पाठशाला के बहुत सारे किसानों ने लगा रखा है, तो हमने समझा कि बांस है क्या, काटना कैसे और कब, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। उदाहरण मैं देता हूं, अगर आपके इस भिर्रे में 50 पौधे हैं, हेलो, हेडफोन है ना, नोटपैड भी है, समझो। अगर आपके इस भिर्रे में 50 पिलर्स हैं, एक भिर्रे में 50 पिलर्स हैं, तो 50 पिलर्स में, उदाहरण में दे रहा हूं, आपके हर एक किसान के खेत के अलग अलग हो सकते हैं। ये जो नया पुराना लगाया था, जो पुराने हैं भले ही छोटे हैं, पहली बार आएगा तो ऐसा ही आएगा, बाद में तो सबकी हाइट एक जैसी आएगी। 4 साल के बाद जब नीचे राइजोम बन जाता है तो सबकी हाइट एक जैसी आती है। लेकिन इसके 50 पोल हैं, अगर उदाहरण के लिए इस भिर्रे में, तो 50 पोल में अगर मैं मानूं कि इसमें पुराने जिनको काटने लायक हो गए, पुराना मतलब अभी जो पिलर्स आया वो तो काट नहीं पाओगे, तो इसमें आपको गिनती करना पड़ेगी, ABC, न्यू, नया, बेबी, न्यू जनरेशन, नया बेबी, वयस्क और अधेड़। 3 आपको कैटेगरी इस भिर्रे में बनाना पड़ेगी। न्यू, नया बेबी कौन है, इस बार के नए सूट कितने हैं, वयस्क कौन है, जो पिछले साल का था, जो वयस्क हो चुका है,
जो यंग है, जो जवान है, और बुजुर्ग कितने हैं, जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, जो हार्डनिंग हो चुके हैं, जो कड़क हो चुके हैं, वो कितने हैं। ये सिर्फ 3 कैटेगरी बनाना है। उदाहरण के लिए इस 50 पोल वाले भिर्रे में उदाहरण के लिए 10 नए पिलर हैं। आपके अलग अलग हो सकते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं काटना कैसे। 10 नए सूट हैं जो अभी लेटेस्ट निकले हैं, और वयस्क जो है उनकी वयस्क की मात्रा अगर 25 है, और बूढ़े कितने हैं, बूढ़े अगर 15 हैं। कम ज्यादा हो सकते हैं, ये कम वो कम, ऐसे कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, समझाने में ठीक रहेगा, तो 20 जवान हैं और 20 बूढ़े हैं और 10 नए हैं, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। अभी नए को तो काट नहीं सकते, जो नया कोमल निकला है वो दिख जाएगा, हिलेगा, नरम रहेगा, उसकी पत्तियां नहीं आई होगी, उसकी टहनियां कोमल होगी, उसको टेढ़ा करोगे टेढ़ा हो जाएगा, वो नरम रहेगा। नया मतलब नरम, आंखों से दिख जाएगा कि ये नया सूट निकल के आया है। तो नए सूट को काटना नहीं है, इसे 100 छोड़ दो, ठीक है। अभी काटना किसको है, बूढ़े को, पुराने को। आवश्यकता लगे, ज्यादा रेट मिले तो वयस्क को काट सकते हो, लेकिन मेरी श्रेणी से मत काटो, ठीक है। अगले साल मिलेगा ना ये। अभी जितने वयस्क हैं, अगर 20 वयस्क हैं तो इसमें 2 का भाग दो तो आएगा 10, मतलब 10 बूढ़े आपको रखना है और 10 पिलर काटना है। समझ में आ रहा है। जितने वयस्क हैं उसमें 2 का भाग दो। अगर आपके 30 वयस्क हैं तो 15 आपके बुजुर्ग रहना चाहिए। कहते हैं ना बूढ़ा झाड़ होना चाहिए घर में, इसी के कारण बोलते हैं। बूढ़ा झाड़ होगा तो नया राइजोम बड़ा निकलेगा, वरना राइजोम छोटा निकलेगा, वापस एबीसीडी से चालू होगा। समझ में आया आपको। एक बार फिर से बोर्ड साफ करके मैं बतलाता हूं। किसान बोलते भी हैं, बलराम भाई एक एक बात को 5-5 बार बोलते हो। कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में कम बोलने की, लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात है, इसे एक बार फिर से रिपीट समझाता हूं। अगर आपके भिर्रे में 50 पोल है, 10 पोल नए हैं, 10 वयस्क हैं और 10 पोल बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैच्योर्ड है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, 10 नए, 20 जवान, 20 बुजुर्ग, आपका ये भिर्रा कंप्लीट हुआ। ये जो बड़े बड़े हैं, कड़क हो गए हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये जवान हैं, और ये जो है नए कोमल निकले हैं। तो इनको छोड़ दो, इनको काटना नहीं। इनको छोड़ दो, इनको भी काटना नहीं। अभी काटना किनको, तो जितने नए हैं उनमें 2 का भाग देना है, तो 20 भागी 2 तो आए 10। तो 10 बुजुर्ग आपको चाहिए, रखना पड़ेंगे। अगर यहां पर 30 है तो 10 बुजुर्ग रखो, 20 को काट लो। अगर यहां 20 है तो 10 बुजुर्ग रखो, 10 को काट लो। जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, हार्डनिंग हो चुके हैं, इन्हीं को काटना है, वरना आपके भिर्रे का शेप पूरा खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो बुजुर्ग है ये बड़ा राइजोम देता है और इसका मोटा राइजोम निकल के मोटा पेड़ बाहर जाता है। अगर आपने सारे 20 ही बुजुर्ग को काट लिया जो मैच्योर्ड हो गए, आपको दिखेंगे कि 50 का पिलर है और 20 पूरे के पूरे बड़े बड़े काट ले हम, तो अगला जो ये जो रहेगा ये जवान रहेगा, इसका मैच्योरिटीपन कम है, तो ये पतला राइजोम देगा। और अगर आपने ये 20 और ये 20 40 काट लिए और नया पेड़ जो है ये कोमल है, तो यह राइजोम और भी पतला देगा। बांस कैसे काटना, कोई अनजान व्यक्ति आए तो उसे आपको सिखाना है बांस काटना कैसे, भैया मैं बतला रहा हूं ऐसे काट, या फिर मेरा वीडियो दिखा देना उसको, तो आपका ये भिर्रा जीवंत रहेगा और हर साल ज्यादा बड़ा मोटा गुदा देगा, ज्यादा बड़ा मोटा पिलर देगा। अगर आपने बुजुर्ग नहीं रखे हैं तो फिर पतला और छोटा देगा, ये जब बुजुर्ग होगा जब मोटा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। एक बात कि काटना कैसे, हमारे पोल्स को बांस कटिंग करके बेचना कैसे। अब बांस काटना कब, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हेलो,
बांस की खेती तो हमने कर ली, लगा लिया, पैसे कमाने का टाइम है, काटना कब? जिससे हमारी खेती सुरक्षित रहे, हमारा जो बांस का भिर्रा है वो बिगड़े ना। तो कब काटना चाहिए? मैक्सिमम मैं भी यह सोच रहा था कि बारिश आएगी छठे, सातवें, आठवें और 9वें महीने में, जिसमें मैक्सिमम 7, 8 और 9 महीने, ये 3 महीने बांस के लिए बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही ऊंचाई पर बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, नए नए पिलर्स निकलते हैं। तो मेरी ये धारणा थी कि बारिश आने के पहले कट जाना चाहिए और बारिश में नए सूट आ जाएंगे। तो यह सही बात है, 99% किसान यही करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा गड़बड़ है कि बारिश आने के पहले काटना, बारिश आने के बाद में काटना, बारिश आ जाए उसके बाद में काटना। क्यों? ये सबसे बड़ा रीजन है। ये आपका पिलर्स है, जहां पर बांस है, भिर्रा है, ये अभी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, क्लाइमेट है, हवा में नमी है, बांस के लिए सबसे प्रीमियम वातावरण है। तो ये जो बुजुर्ग पौधे हैं उनसे बड़े बड़े भिर्रे निकलेंगे, बड़े बड़े नए सूट निकलेंगे। ठीक है, जो बुजुर्ग पेड़ है उनसे बहुत बड़े बड़े पिलर्स निकलते हैं। पुराना 4 इंच का है तो ये 5 इंच का निकलेगा, ये बांस की खासियत है, ऐसा निकलता है। तो बारिश होगी उस समय सबसे ज्यादा निकलता है। तो बारिश होते समय इसे काटना नहीं है या बारिश के पहले नहीं काटना है। ये नए पिलर्स निकल आए उसके बाद में, मतलब हम काट सकते हैं अक्टूबर के बाद, मतलब नवंबर या दिसंबर में सबसे सही समय है बांस को काटने का, नवंबर या दिसंबर। क्योंकि ये जो नए कोमल सूट निकले हैं ये 2 से 3 महीने में थोड़े कड़क होंगे, हार्डन होंगे, क्योंकि ये निकले हैं और आपने वहां पर बांस काटा तो बांस को खींच के बाहर निकालने में ये नरम सूट टूट जाएंगे। हमें तो एक एक बांस चाहिए, एक एक का गूदा, मांस, मज्जी सब चाहिए उसका। तो ये कड़क हो जाए, हार्डन हो जाए उसके बाद में, मतलब अक्टूबर या अक्टूबर के बाद में बांस काटना चाहिए, दिसंबर के पहले पहले। फिर उधर जनवरी फरवरी में मत जाओ, क्योंकि वहां से फिर आपका वो राइजोम छोटा होना चालू हो जाएगा। बांस काटने का सही समय 15 अक्टूबर के बाद दिसंबर तक। ठीक है, काटना कैसे? बचपने को मत काटो, जवान को मत काटो, जितने जवान हैं उससे आधे बूढ़े रखो, उनको अगले साल काटेंगे। आया ख्याल में? उनको मार्किंग कर दो, और ये जो जवान हैं ये फिर अगले साल शामिल हो जाएंगे, तो इन जवान में से आधे रखेंगे। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये आपको पेन कागज पे ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब ये समझा तो मैं खिचड़ी हो गया था, मेरा दिमाग थोड़ा हैंग हो गया था। कैसा है, 10 नए हैं इनको छोड़ दिया, 20 जवान हैं इनको छोड़ दिया, 20 बूढ़े हैं इनमें से, इसमें 2 का भाग दिया तो 10 निकल के आए, तो 10 को काट लिया। अब आपके भिर्रे में कितने बचे हैं? 10 जवान, 10 बचपने बालक, 20 जवान और 10 बूढ़े। तो इनको कलर कोड कर दो, मार्किंग कर दो जो 10 है, क्योंकि अगले साल ये 30 हो गए। तो अगले साल आपको क्या मिलेगा? ये कलर कोड वाले 100 काट लो। अभी ये जो 10 है और इनके पास नए 10 आएंगे, तो आपके जवान कितने हो गए? यहां पर नई साइकिल आ गई, 10 बच्चे, 10 जवान, 20 बूढ़े और 10 पुराने बूढ़े। तो बूढ़ों की संख्या यहां हो गई है 30, जवान की संख्या यहां पर है 10 और नए आए हुए की संख्या है 10। तो अब इस 30 में से जो मार्किंग किए हुए थे, कलर कोड करोगे साल भर रहेगा, तो वो 10 कट गए। अब बचे 20, 20 में से ये जो जवान 10 है इसमें 5 का भाग, 2 का भाग देना है, तो बचता है 5। तो इस 30 में से 10 कट गए, 20 बचे, तो फिर 15 और काट सकते हो आप, और ये 5 आपके बूढ़े रह जाएंगे। जितने जवान हैं उनका आधा बुढ़ापा चाहिए, उनको संभाल कर हकलने के लिए हमारे घर में भी बूढ़े बुजुर्ग चाहिए, तो ही हम सीधे चलते हैं। ये कैलकुलेशन 100 ध्यान रखना है पूरी इस श्रृंखला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझ में आए तो रिपीट 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 करके देखो। ठीक है, बांस को लगाना कैसे, पौधे कैसे आते हैं, पानी प्रबंधन क्या है, खाद क्या देना चाहिए, कौन सी जमीन में लगेगा, कौन किसान लगाएगा, अरे किसान हो या नहीं हो तो भी लगा दो भाई, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहां तक मैक्सिमम एग्रीकल्चर का चैप्टर पूर्ण हुआ। अगला जो सेशन है 16 नंबर का, भारत में बांस की क्यों आवश्यकता है। यहां से पैसे कमाने वाली कड़ी बता रहा हूं, यहां से एनर्जी कमाने वाली कड़ी बता रहा हूं, यहां से ग्लोबल वार्मिंग के सपोर्ट में जाने वाली कड़ी बता रहा हूं।
20 नंबर का पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाला है, आपको रुकना चाहिए। 16 नंबर पे क्या है? 16 नंबर पे है कि भारत में क्यों बांस लगना चाहिए। भारत में बांस लगाना क्यों चाहिए? इसलिए लगाना चाहिए कि हम पूरे भारतवासी 132 करोड़ जनसंख्या केवल ऑक्सीजन ले रही है, देने का तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि हम सब किसानों ने, मेरे साथ आप प्रण करो, कर सकते हो, कर लो, मजा आएगा। ऑक्सीजन हमें सबको चाहिए। प्राण वायु वायु कौन पौधा सबसे ज्यादा देता है? तो वह एकमात्र निकल के आता है बरगद पीपल, उसी श्रेणी में बांबू। बरगद पीपल को काट नहीं सकते और हम इंसान की प्रवृत्ति है काट के काम में लेना, तो आप बांस लगा लो। बांस लगाओ, हर साल काट के उसे काम में भी लो और हर साल उससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लो। 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है बांस का पौधा हर किसी पौधे से। ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करेगा और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने में मदद करेगा, हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेगा। इसी के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बांस का योगदान होने जा रहा है। आगे गवर्नमेंट ने बोला है लकड़ी का विकल्प है बांस। कौन है? बांस। भारत सरकार ने आगे कुछ कुछ नए नियम लागू किए हैं 2024 से, 2026 से, 2030 से। इसी के तहत ग्लोबल वार्मिंग को खराब ना होने दें, इसी के तहत डीजल गाड़ियां बंद होने वाली है। 2030 को एमओयू साइन हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है, पेट्रोल गाड़ी, गैस की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी, डीजल गाड़ियां बंद हो गई, होने वाली है। इसी कड़ी में फॉरेस्ट की कोई भी लकड़ी नहीं कटेगी, जंगल की कोई भी लकड़ी नहीं कटेगी, मेरे पर्यावरण को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी उससे। और हम बांस लगाएंगे तो लकड़ी का विकल्प बांस है, एकमात्र लकड़ी का विकल्प बांस। कोई भी लकड़ी आप भविष्य में काट नहीं सकते, तो आपको पेपर उद्योग चलाना है, आपको टिम्बर उद्योग जितने हैं वो सारे चलाना है, लकड़ी के उद्योग, आपको फर्नीचर बनाना है, आपको दरवाजे खिड़की बनाना है, आपको बहुत सारी चीजें, लकड़ी, आप कहीं पर भी नजर तो दौड़ाओ, लकड़ी ही लकड़ी है। लकड़ी का विकल्प बांस, ठीक है। प्लाईवुड का विकल्प बांस, टाइल्स का विकल्प बांस, प्लास्टिक को रिप्लेस करने का आगे विकल्प ढूंढा है बांस। इसलिए भारत में बांस लगना जरूरी है और हम सबको लगाना जरूरी है कि आगे जब एक साथ बंद करेंगे, जैसे 2000 का नोट बंद कर दिया, 1000 का नोट, 500 का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट निकाला, तो आगे जिस दिन सरकार बोलेगी कि आज के बाद किसी लकड़ी को आप हाथ नहीं लगाओगे, केवल बांस की लकड़ी कटेगी, तो उस दिन हमारे खेतों में बांस होगा तो पैसा ही पैसा बनने वाला है। ये हकीकत है, आप रिसर्च करो, आप ढूंढिए गूगल पर, इंटरनेट पर, ये कुछ डेटा आपको मिलेंगे। वायुमंडल को शुद्ध करना है इसलिए बांस लगाना है, पैसे कमाना है इसलिए बांस लगाना है, लकड़ी को रिप्लेस करना है, जंगलों में जानवरों के लिए कोई लकड़ी कटे ना, उनके लिए पर्यावरण बचे इसलिए बांस लगाना है, प्लास्टिक को रिप्लेस करना है इसलिए भारत में हमें बांस लगाना है। हमारे देश के एनआरआई बहुत सारे भारत से बाहर चले गए, उनको बुलाना है कि आप आओ यहाँ पर, बाहर जाकर के कमाना बंद करो, भारत में आकर के कमाओ, इसलिए बांस लगाना है। स्काई द लिमिट स्कोप है बांस में, आ जाओ मिलकर धमाल करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से सपोर्ट बांस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अर्थव्यवस्था में 12 अरब अमेरिकन डॉलर का योगदान है बांबू का विश्व में। हाँ, 12 अरब अमेरिकन डॉलर का। तो क्या हम भारतवासी इस 12 अरब डॉलर का कुछ योगदान हमारी तरफ से देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था मतलब बांस कौन लगा रहा है? जो लगा रहा है, किसान हो या एग्रीकल्चर हो या ऑफिसर हो या डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, जो बांस लगा रहा हो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। समझ रहे हैं? इसलिए बांस लगाना अति आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक विषय था 17 नंबर का कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बांस देता है, वो मैंने इस चैप्टर में ले लिया। 18 नंबर का विषय है अर्थव्यवस्था में बांस का महत्व, वो मैंने बोला ही है। 18 नंबर का विषय कि 12 अरब डॉलर का व्यवसाय होता है पूरे विश्व में बांस का। हमारे देश से कितना होगा ये हमें और आपको मिलकर के तय करना है। इसी कड़ी में अगला मैं बताऊं अगर कि बांस का उपयोग किन किन चीजों में होता है, वह मैंने चलते चलते 2-3 बातों में बोल दिया था आपको। ये 19 नंबर का पॉइंट है,
बांस का उपयोग किन किन चीजों में होता है? यूरोपियन कंट्री में कॉटन के कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं पैसे वालों ने। चर्म रोग हो रहा है, बीटी कॉटन में केमिकल बहुत सारा यूज हो रहा है, बांस के कपड़े पहन रहे हैं। हेलो, बांस का जींस, बांस का पैंट, बांस का शर्ट, बांस की टी शर्ट, बांस की चड्डी, बांस की बनियान, बांस का रुमाल बांस के कपड़े बन रहे हैं। बांस के कपड़े में, बांस से बनाए गए कपड़े में बहुत कम केमिकल यूज होता है बजाय कॉटन के। हेलो, आप किसानों को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, हम किसान तो थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन उसे प्रोसेस करके जब उसका आप कपड़ा बनाते हो तो वहां बहुत ज्यादा केमिकल यूज होता है, टेक्सटाइल में और धागे बनाने में, इसमें। तो जो बीटी कॉटन है, एक तो जनरेशन उसकी गड़बड़ है और उसमें केमिकल बहुत सारा यूज हो रहा है, इसलिए बांस का कपड़ा बनना चालू हो गया है। हम भी आगे, मैं भी खुद सोच रहा हूं कि इंडस्ट्री आगे लेकर के आऊंगा। बांस, लकड़ी जहां पर भी है वहां पर बांस है, प्लाईवुड जहां पर भी है वहां पर बांस है। बांस जलता नहीं, सुलगता है, एक साथ आग नहीं पकड़ता है, सुलगता है धीमे धीमे धीमे, हालांकि बुझता भी जल्दी नहीं है। इसीलिए प्लाईवुड जो है उससे 10 गुना हैवी बांस का प्लाईवुड बन रहा है। दरवाजे, खिड़की, लकड़ी का जितना विकल्प, फर्नीचर, बहुत सी जगह मैंने टाइल्स देखी, ये जो टाइल्स है, टाइल्स देखिए, प्लास्टिक से जितने सारे सामान बनाए जा सकते हैं उतने सारे सामान बांस से बन सकते हैं, बनना चालू हुए हैं। क्या क्या काम में बांस आएगा वो मैं गिना रहा हूं। आप गूगल पर जाओ या यूट्यूब पर जाओ, बांस से बने हुए सामग्री मिलेगा आपको। सबसे आसान शब्दों में, पेपर, न्यूज़पेपर, A4 साइज का पेपर जिसे हम काम में लेते हैं, नोट बनते हैं, नोट बांस से नोट बनते हैं कुछ एक बांस ऐसे हैं जिनसे नोट भी बनते हैं। कहने का यह मतलब है, हर उस चीज में बांस उपयोग हो रहा है जो हम सोच नहीं सकते। ठीक है, अनलिमिटेड अथाह समंदर है बांस के लिए। और 20 नंबर का पॉइंट जो मेरा सबसे फेवरेट है और जिसके लिए आप अभी तक रुके हो, बी किसान लेकर के आ रहा है FPC, बी किसान FPC, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन। आप सभी के लिए है, ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा करके सुनो, कोई चिल्लाचोट बाहर कर रहा है तो उसे रोक दो। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए यह FPC है। उसने किसान होना चाहिए जब, एक तो मैं मेरे किसानों के लिए रखूंगा, हर किसी को यहां पर एंट्री नहीं है, जो किसान है उसके लिए है। बी किसान एक फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी हमने गवर्नमेंट को, और हम FPC बना रहे हैं। इसमें दो चीजें आती है, एक तो होता है FPO और एक होता है FPC। तो हम बना रहे हैं FPC, कारपोरेट बना रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के किसानों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आ जाओ, आप खुद इसमें सदस्य रहो, आपके खुद के शेयर डालो। हम बना रहे हैं FPC, फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन। इसका पूरा मतलब क्या होता है? खेत से भोजन की थाली तक, हम किसान खेत में जो भी प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं उनको प्लेट तक, भोजन की थाली तक पहुंचाना, पकाना, ग्रेडिंग करना, उसको सेल करना, उसके बाय प्रोडक्ट बनाना और पूरे विश्व के बाजार में उसे प्रदर्शित करना और बेचना, नॉर्मल सेलिंग भी और बाय प्रोडक्ट बना करके भी। तो जो मित्र बांबू मिशन में बांस लगा रहे हैं और हमारे साथ ज्वाइंट होकर के बांस लगा रहे हैं, एक बात और मैं कह दूं, हमारे साथ ज्वाइंट होकर के बांस लगा रहे हैं, उनका स्वागत है। FPO में हमने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी है। जून, जुलाई, अगस्त में, ये 3 महीने के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। FPC, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक प्रदेश तक सीमित हो गया। FPC, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन, मतलब पूरे भारत के लिए और भारत के बाहर भी। आप जो भारत के बाहर मेरे विदेशी मित्र बैठे हैं, आपको भी मैं कह रहा हूं, आ जाओ FPC में। भारत का सबसे बड़ा FPC बनने जा रहा है फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन। आपने अमूल का नाम सुना होगा, अमूल FPC ही है, किसानों का, किसानों के लिए और किसानों के साथ। फिर से कहता हूं आपको, किसानों के द्वारा बनाया हुआ,
जो बन रहा है हम किसानी से बना रहे हैं कारपोरेशन को, किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, किसानों के लिए, किसानों के साथ आगे जीवन भर चलने वाला फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन हम बना रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। आप इसके लिए अगर सदस्य बनना चाहते हो, आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हो तो मैं एकमात्र नंबर देता हूं आपको, आप यहां पर चर्चा कीजिए कैसे आप इसके शेयर होल्डर बन सकते हो। 975, मेरी यार अंग्रेजी गिनती बहुत गड़बड़ है, बोलता कुछ हूं लिखता कुछ हूं। 9754838222। फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन हम बिल्डअप कर रहे हैं, उसके लिए ये मेरा ऑफिस का नंबर है 97 548 38222। हर वो किसान जो बांस लगा रहा है वो हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि हम इंडिया में कोशिश करेंगे बड़ी इंडस्ट्री डालने की। आपका 3 से 4 साल में बांस बनेगा, आप पूछो मत कि कौन खरीदेगा, आप खुद ही लोगों का बांस खरीदोगे। फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन में आ जाओ, साथ में मिलकर के बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे। पूरे भारत के किसान आ रहे हैं इसमें। दूसरा और मेन अहम, हम फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन क्यों डाल रहे हैं? हमारे बी किसान का मेन उद्देश्य क्या है? एक तो बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि हम बांस लगाएंगे तो खरीदेगा कौन, तो फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन बांबू मिशन के तहत आगे इंडस्ट्री लेकर के आएगी तो यही खरीद लेगी आगे भविष्य में, साथ में मिलके चले और सब कुछ अच्छा रहा तो। दूसरा और मेन कॉन्सेप्ट फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन का, आप यहां पर रहते हो, ठीक है, ये मकान है आपके, लेकिन आइट साइड जो पहाड़ है, जो जंगल है, वहां पर नजर दौड़ा करके देखो, सारे जंगल नंगे खड़े हैं, कपड़े नहीं है उनके पास। अभी मेरे शब्द आपको चोट करने वाले हैं, हम सबको चोट करने वाले हैं। आप जहां खड़े हो वहां पर नजर दौड़ाओ बाहर कि कौन से पर्वत पर कपड़े हैं और कौन से पहाड़ पर कपड़े नहीं है। हम फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन एकमात्र उद्देश्य के लिए डाल रहे हैं कि जितने भी पहाड़ हैं पूरे भारत में, उनको हरियाली से हरा भरा करना। आ जाओ, मेरे देश की संपदा को बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाएं, जिसमें बांस भी लगाएंगे, दूसरे पेड़ पौधे भी लगाएंगे। जो मित्र फार्मर हितैषी है, जो मित्र किसान है, जो पर्यावरण हितैषी है, जो चाहता है कि मैं प्रकृति को कुछ दे करके जाऊं, उन सबके लिए ये एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन है। एकमात्र इसका उद्देश्य है कि जितने भी पर्वत पहाड़ बिना कपड़ों के हैं, हम वहां पर हरियाली करें, वहां पर पेड़ पौधे लगाएं और अगले 10 साल के अंदर पूरे भारत में जितने पहाड़ हैं उनको हम अगर 10% भी भरने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा मेरा यह प्रयास सार्थक हुआ। मुझे आप सभी भारतवासियों की आवश्यकता है एफपीसी में। पूरे भारत में 35 स्टेट में सभी की आवश्यकता है मुझे। आप सभी आइए, हम मिलकर ही कुछ कर पाएंगे, बाकी तो गड़बड़ है। पूरे भारत के किसानों की आवश्यकता है एफपीसी में, फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन में। मैं अकेला कर नहीं सकता, मैं अकेला बढ़ नहीं सकता। आप सभी से नम्र निवेदन है, आइए कुछ एग्रीकल्चर में धमाल करें, कुछ ग्लोबल वार्मिंग में हमारा सहयोग करें। हमने गंदा बहुत कर लिया है, अभी कुछ सही करने का वक्त है। फार्मर प्रोड्यूस कारपोरेशन इंडिया की सबसे बड़ी बी किसान बनाने जा रहा है। आप सभी का स्वागत है, कोई भी आ सकता है। 100 रुपए का शेयर है, मात्र 100 रुपए का। जिसके पास 100 रुपए हैं वो भी इसमें शामिल हो सकता है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं वो भी शामिल हो सकता है। इसमें हमें मिल करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालना है, जैसे अमूल ने दूध की इंडस्ट्री डाली है। इसमें से जो प्रॉफिट आएगा हम सब मिल बांट करके खाएंगे, हमारे बच्चों के लिए रखेंगे। केवल मेरे लिए नहीं है और मैं अकेला बढ़ना भी नहीं चाहता हूं। मुझे ज्ञान भी नहीं है, हम जानते भी नहीं है। जस्ट यह एक मेरे मित्र सखा है गजेंद्र भैया, उन्होंने आइडिया दिया कि बलराम हमने हमारे लिए कर लिया है बहुत कुछ, हमारी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन अब देश के लिए, प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं, वन्य प्राणियों के लिए क्या कर सकते हैं। जीव जीवस्य जीवनम वाला एक चक्र हमें फिर से चालू करना है। कोरोना में आपको भी समझ में आया होगा, पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हम सीख रहे हैं, बलराम किसान खुद सीख रहा है। आ जाओ,
हमें सिखाओ, आपके पास कुछ और बेहतर आइडिया हो। इस फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन के एक बैनर के नीचे हम पूरे भारत के किसान मिल करके बड़ा धमाल कर लें और सारे पहाड़ों को जीवंत कर लें। उसी के साथ जो मित्र बांस लगा रहा है, बांस की इंडस्ट्री भी डालेंगे, आगे प्रोविजन में है हमारे पास, साथ में मिलकर करेंगे, सबके पास पैसा जाएगा। क्या होता है फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन में, जैसे आपने कोई केला उगाया तो केला आपने बेचा, तो ये कॉर्पोरेशन ने बेच दिया तो इसका पैसा तो मिल गया, लेकिन साल भर में 31 मार्च को इस कॉर्पोरेशन का जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसका सब खर्चा काटने के बाद में जो प्रॉफिट हुआ, आपका जितना शेयर है इस कॉर्पोरेशन से आपको पैसा आएगा, आप इसके मालिक हो। मैं बराबर की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप अगर इसमें आते हो तो आप शेयर होल्डर रहोगे, आप इसके मालिक रहोगे। जैसे आपने बांस की खेती करी, बांस आपने बेचा एफपीसी को, तो बांस खरीदा, उसका पैसा दे दिया, खत्म। लेकिन ये एफपीसी इंडस्ट्री ने कुछ उसके प्रोडक्ट बनाए, कपड़े बनाए, फर्नीचर बनाया, उसका प्लाईवुड बनाया, कुछ भी किया, तो इसको बेच करके जो प्रॉफिट निकला उसमें से भी आपका परसेंटेज है, और आपने खेती करके जो इसमें दिया उसमें भी परसेंटेज है। ये एक बात हुई। खेत से भोजन की थाली तक आपका जो भी उत्पादन होगा वो यहां से बेचने की श्रृंखला धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपके बच्चों को यहां पर आकर के काम करना है, इसको बड़ा करना है, बिल्डअप करना है। मेरे बच्चों को इसको बिल्डअप करना है कि किसानों के लिए और किसानों के साथ चलने वाला प्रोग्राम एफपीसी फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन जो इंडिया में सबसे बड़ा बनने जा रहा है, उसमें आप सम्मिलित रहोगे। जो बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं, आइए हमें गाइड कीजिए, हम इसे कैसा बेहतर कर सकते हैं। मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सब मिलकर करेंगे। दूसरा और फायदा है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे ड्रिप खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, आपको कुछ फर्टिलाइजर खरीदना है, आपको पेस्टिसाइड खरीदना है, आपको बीज खरीदना है, अगर आप फार्मर प्रोड्यूस के सदस्य हैं तो आपको डीलर रेट में मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास उदाहरण के लिए किसी ट्रैक्टर की एजेंसी है, मान लो मेरे पास जॉन डियर की एजेंसी है, तो उसका डीलर मार्जिन कितना होगा? 10-20 हजार, 35 हजार, 40 हजार, उतना कम में आपको मिलेगा। अगर मेरे पास किसी खाद की एजेंसी है, जैसे इफ्को खाद की मेरे पास एजेंसी है, अगर उसमें 20 रुपए बैग का फर्टिलाइजर का डीलर मार्जिन है, तो वो आप जो सदस्य हो उसको वो मार्जिन मिलेगा। मेरे पास अगर ड्रिप की एजेंसी है तो वो मार्जिन आपको मिलेगा। मेरे पास से मतलब एफपीसी के पास, फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन के पास सभी काम रहेंगे, सुई से लेकर हवाई जहाज तक इसमें बिकेगा जो आपको आवश्यकता है, डीलर रेट पर मिलेगा, क्योंकि आप इसके अंदर रहोगे। मैं पूरे भारत के किसानों को बोलता हूं, आ जाओ एक बैनर के नीचे। लिखित में हम बोलेंगे कि हम इतने फार्मर इकट्ठे हैं, अभी तुम्हारी चीज का रेट बोलो कितने कम में दोगे। जो भी चीजें खरीदोगे उसमें इसके तहत आपको कम में मिलेगी, जो भी चीजें बेचोगे इसके तहत आपकी ज्यादा में बिकेगी। दूसरा, यहां पर प्रोडक्ट को रीलोड करके बेचा जाएगा तो उसमें हमारा परसेंटेज रहेगा। जैसे अमूल दूध खरीदता है तो जितने उसके फार्मर्स जो उसमें सदस्य हैं, और अमूल बाय प्रोडक्ट भी बनाता है, अमूल का घी है, अमूल का आइसक्रीम है, अमूल की बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, अमूल का क्रीम है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट बन के बिकता है उसमें भी उनके परसेंटेज है। अच्छा है ना? एफपीसी फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन, आ जाओ जितनों को आना हो। 97,548 38,222, कोई लिमिट नहीं है। समय का फाउंडेशन होगा। हम सीख रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं, मैं खुद अदना सा छोटा सा हूं, गोल बहुत बड़ा लेके चल रहा हूं। पूरे भारत की एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाना है, और पूरे भारत के हर किसान का खर्च आधा करके उत्पादन ज्यादा करना है। इसी के लिए फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन है। उसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग में जितने पहाड़ों पर पेड़ पौधे नहीं है वहां पर पेड़ पौधे नए लगाना है, मेरा लक्ष्य है। हम आपका लक्ष्य है, सॉरी मेरा नहीं, हम आपका लक्ष्य है कि पूरे भारत में जितने भी खाली जगह होने हैं वहां पर पेड़ पौधे लगाएं। मजा आएगा ना? आ जाओ। बहुत ज्यादा मैं बोल गया हूं, छोटी मुंह बड़ी बात कर गया हूं, लेकिन आप सभी मित्र जो मुझे सीरियसली सुन रहे हैं, आपके पास कुछ और आइडियाज हो, मुझे डायरेक्ट फोन करके मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें कि हम इसे बेहतर कैसा कर सकते हैं। मैं इस रास्ते पर बढ़ गया हूं, आप सभी आ सकते हो हमारे साथ, आ जाओ। कुछ हिंदुस्तान में कमाल करते हैं, खेती किसानी में धमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 21 नंबर पे,
जो आप सभी को बताना बहुत जरूरी है, एफपीओ में, एफपीसी में तो आप सभी आ ही रहे हो, फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन में 21 नंबर का पॉइंट है जो बांस को लेकर के है, जो आप लोगों को भी पता होगा। बांस हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि बांस जलाने से पितृ दोष होता है। एक बात मैंने इसका रिसर्च किया और देखा तो ये क्यों बोला गया है। बांस जलाने से लेड ऑक्साइड निकलता है, बांस जब जलता है तो लेड ऑक्साइड निकलता है। लेड ऑक्साइड एक न्यूरोटॉक्सिक है। अगर हमने उसको लेड ऑक्साइड का खुशबू लिया तो हम थोड़े से नर्वस होते हैं। न्यूरो टॉक्सिन है, वो टॉक्सिक है। तो बांस इसीलिए मृत व्यक्ति को जब जलाते हैं तो वहां बांस की लकड़ी नहीं जलाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बांस अगर आप जलाते हो तो पितृदोष के भागीदार बनते हो। लेकिन आप सभी को याद दिला दूं मैं, हम सबके घर में अगरबत्ती जो जल रही है वो बांस की ही है। समझ रहे हैं? उसको कोशिश करके बांस को जलाना बंद करो। पूरा चैप्टर मेरा बांस के बारे में था, लेकिन यह बात भी सच्चाई है कि बांस जलता है तो वो लेड ऑक्साइड निकालता है, वह गलत है, वह हमारे शरीर के लिए गलत है। तो बांस को जलाना बंद करो। उसके अलावा बांस के सारे काम हम कर सकते हैं, बांस को जलाने के अलावा सब काम करना है। और मेरी भी यह कोशिश रहेगी कि मैं अगरबत्ती नहीं जला रहा हूं मेरे घर पर बांस की, और अगरबत्ती उद्योग बांबू का नहीं मैं करूंगा। इस कमरे में मैंने 2 अगरबत्ती लगाई भगवान को खुश करने के लिए, उसमें सेंट डाला है, वो मेरे नाक को सुगंधित करता है, लेकिन मेरे शरीर को अगर बांस की काड़ी है तो गड़बड़ करेगा। ये कटु सत्य है, इसे मान करके हमें बांस मिशन में आगे बढ़ना है, बांबू मिशन में। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है कि बांस नहीं जलाना चाहिए। और ये मेरे जो नॉलेज में थी वो सारी बातें आपको शेयर करी। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से किसान पाठशाला के बैनर के साथ में चल रहा हूं। और आपके पास जो अच्छी बातें हो बांस की, मुझे बताइएगा। बांबू का पौधा अगर आपको चाहिए तो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग आपको दे रहा है 7697438222। अगर आपको 10 पौधे की भी आवश्यकता है, आप बुकिंग करवाइए। 45 दिन के अंदर कोशिश करेंगे आपको 10 पौधे भी भारत के किसी कोने में भी पहुंचाने की। यहां पर आप बात कर सकते हो, क्योंकि पूरे भारत में हम सप्लाई दे रहे हैं। 1 पौधा, 10 पौधा, 50 पौधा, ऐसा क्लस्टर बना करके 1000 पौधे होते हैं, हम गाड़ी निकाल देते हैं। आप बुकिंग करा दीजिए। हर व्यक्ति को एक बांस का पौधा लगाना ही चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से हम बच जाएंगे। कार्बन बांस बहुत ज्यादा सक करता है, गड़बड़ी वाली हवाओं को सक करता है और ऑक्सीजन देता है, इसलिए आपको सबको लगाना चाहिए। 7694438222 बांस का पौधा चाहिए तो हमारे पास है। कटंगा है, बालकुआ है, टुल्डा है, न्यूटन्स है, कैथरेंसिस है, ग्रीन वल्गरीज है, येलो वल्गरीज है, जॉयजेंटियस है, बहुत सारे हैं। लेकिन मेन आपको बालकुआ लगाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने की क्षमता है, कांटे नहीं है। कुछ मित्र हमारे साथ ऐसे हैं जो टाई अप कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम बांस अगर लगाएं तो कौन खरीदेगा, तो उसके लिए भी आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी आ रही है जो बोल रही है कि भैया आपके यहाँ किसानों के बांस लगे तो हमें बताओ, तो हम डायरेक्ट देखेंगे और वहां से बांस खरीदेंगे। वो टाई अप नहीं कर रहे हैं। और बी किसान खुद आप सभी से आह्वान कर रहा है कि आप सभी आ जाओ। फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन हम डालते हैं और आगे भविष्य में बांस की इंडस्ट्री हम खुद ही डालें और हम खुद ही लोगों से खरीद ले, क्या दिक्कत है? ठीक है। बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। ऐसे ही बने रहो। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करो। बांबू एकमात्र ऐसा है जो किसान की आय 2 गुनी करेगा। बांबू एकमात्र ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा। धन्यवाद।